माँ के ऊपर गिर गई जाके। 2 मिनट माँ ने भी ऐसा हाथ करे और फिर वो मर गई। उसने जो कहा इतना मेरे लिए दर्दनाक था कि वो एक तो इलीगल सेक्स करता मेरे साथ और दूसरा वो डिस्चार्ज मेरे चेहरे पे करता है और मुझे अगर उल्टी हो जाए तो मुझे मारता है और मुझे चाटने को मजबूर करता है कि इस उल्टी को चाट। ये केवल उसका प्लेजर है। एक दिन में एक महिला कितनी बार परोस दी जाती है? 15 से 20 कस्टमर नहीं मिलेगी तो रोटी नहीं मिली। बच्चा हो चुका है तो बच्चे से मिलने के लिए भी 200 रुपए का इंतजाम करना। किस तरह की डिमांड ये 2 कौड़ी के कस्टमर उनसे करते हैं? अगर प्लेजर वॉइस नहीं करते हैं तो जाओ बाहर, दूसरी दो, ये ठंडी है। जो कोठा संचालित करती है वो जानबूझ के उन्हें प्रेग्नेंट कराती है। तो प्रोटेक्शन नहीं लेगा, वो किसका बच्चा ये नहीं मालूम। तो बेसिकली अपने ही आदमी होते हैं उनके 2-4, तो वो हर कस्टमर से कहेंगे तुम और 5 मिनट मेरे साथ बिता सकते, मुझे 200 रुपये इकट्ठे करने हैं। बहुत दिन हो गए मुझे अपने बच्चे से नहीं मिली हूँ। अंदर किस तरह का माहौल होता है? एक चबूतरा सब जगह होता है। आप अगर बाथरूम करना चाहें तो आप टॉयलेट में नहीं जाएंगे, वो वहीं उस चबूतरे पे गिरेगा। कोई कस्टमर अंदर से आएगा वो यूज कंडोम भी वहीं फेंकेगा, गुटके भी वहीं थूकेगा, वहीं पेशाब करेगा। जिसमें कि इस चक्की में रोज खुद को पीस रही है, उनको क्या कभी बीमार होने का हक है? उन्हें पीरियड्स में सबसे ज्यादा कस्टमर झेलने पड़ते हैं। 50 रुपए में तुम्हारे साथ चलूंगी, 30 रुपए में जाऊंगी, 20 रुपए में तो 5 रुपए दे दो, मैं शाम को कुछ खा लूंगी। किसी के बस की सेक्स करना नहीं है, तू पैर का अंगूठा उसके इंटरनल पार्ट्स में डाल, फटाफट नाखून। और लड़की लहूलुहान 16 साल की भी बच्ची नहीं और लहूलुहान बच्ची अंदर से निकल रही है। एक मंडी जहाँ पुरुष भी बिक रहे हैं। मुझे लोग फोन करते हैं, मैडम मैं जिगोलो कैसे बन सकता हूँ? मैंने कहा उल्लू के पट्टे तेरी माँ होगी, पहले वहाँ से शुरू कर। माँ ना हो तो बेटी होगी। बहुत पैसा है इसमें। हाँ बहुत 50,000 से तो कम है ही नहीं। धार्मिक स्थान से एक लड़की मुझे फोन करती है और कहती है कि जी इस एरिया में ये है, हर घर की औरतें, वो चाहे 16 साल की लड़की है चाहे वो 50 प्लस की महिला है, वो सब कॉल कर ले और वो अपने घरों में यात्रियों को टिकाती भी है और सेक्स भी प्रोवाइड कराती है। चाइल्ड पॉर्न का कनेक्शन हमारी सोसाइटी के साथ कैसे दिखती है? 18 बच्चे गए थे हमारे यहाँ से, जिनमें से 2 तो आए थे, 16 बच्चे वापस आ गए। उनका कौन ले गया था? कोई था जो हमारा भी जानने वाला था और उसने हमें 30 हज़ार रुपए दिए और कहा 15 दिन के लिए ये बच्चे जाएंगे, बड़े लोग आए हुए हैं, उनका लगेज उठाए। एक्चुअली में वो सेक्सुअली यूज्ड हो रहे थे। माई बॉडी माई चॉइस, आई एम ए प्राउड रंडी। नमस्कार। आज हम किसी खबर पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि बात करेंगे उस बाजार की जहां कुछ सपनों के लिए इंसानों की कीमत लगा दी जाती है। समाज के असल में 2 चेहरे हैं, एक वो जो दिन के उजाले में आपको दिखाई देता है और दूसरा वो जो शाम ढलते ही धीरे से सांस लेता है। आज का पॉडकास्ट बिल्कुल आसान नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज उन विषयों पे बात होगी जिसके बाद आपको लगेगा कि जिन दरवाजों को लोगों ने और सो कॉल्ड समाज ने सालों से बंद किया हुआ है, उस पर दस्तक देने की कोशिश घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट आज कर रहा है। और आज हमारे साथ वो शख्सियत हैं जो सिर्फ कैमरे से सच्चाई को सामने नहीं लाती हैं, जो जमीन पे जाती हैं और उन दर्द को न सिर्फ देखती हैं बल्कि महसूस करती हैं और इस सवाल बार बार उठाती हैं कि क्या ये कह देना काफी है कि ये सब गलत हो रहा है या फिर हम सब चुप क्यों हैं? सवाल ये होना चाहिए और उस चुप्पी को तोड़ने का काम करती हैं मेरी बहुत फेवरेट हैं, आप अक्सर उन्हें देखते हैं, अतुल जी कैसी हैं आप? मैम आपने समय निकाला, पहले तो आप बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू आपका बुलाने के लिए। कई बार कई सवाल आपसे हो चुके हैं, मैं जानता हूं पॉडकास्ट में, लेकिन फिर भी ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, हाँ, ये कितना बड़ा दंश है हमारे समाज के लिए? ये केवल हिंदुस्तानी समाज के लिए नहीं है, पूरे विश्व भर में ये ऐसा इस समय ट्रेड में विकसित हुआ, व्यापार में विकसित हो गया है जिसकी लोग चर्चा भी करते हैं। मतलब कोई जैसे मायने ही नहीं है बात के कि अच्छा वो तो हाँ वहाँ बेच दिया उसको, उस लड़की को उठाया हुआ। पहले इन बातों की चर्चा भी नहीं हो रही थी और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे चर्चाएं हुई तैसे तैसे बाजार विकसित और ज़्यादा होते चले गए। ये पूरा का पूरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक रैकेट है जो केवल रेड लाइट एरियाज तक अब सीमित नहीं है, हाई प्रोफाइल भी है। गांव देहात में जहाँ शादियों की कमी है, लड़कियों की कमी है, वहाँ भी इनका, हालांकि मैं एक पक्ष ये भी रखती हूँ कि कुछ महिलाओं को अच्छा जीवन मिल जाता है, गरीब घर से आती हैं चाहे खरीदी हुई हो। ये अलग बात है कि जिंदगी भर अगर वो पहाड़ से आई तो पहाड़न उसको कहा गया, बिहार से आई तो जिंदगी भर बिहारन कहा जा रहा है, तो इस तरह का तो है। पर कम से कम वो उन बच्चों की माँ है, उनको पूरे हकूक मिल रहे हैं। पर कुछ ऐसे भी हैं कि जिनकी मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ कि वो 12-12, 13-13 बार बेची गई। एक परिवार ने ले ली,
कुछ दिन रखा, अरे इससे तो ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, चलो कहीं लगाओ भाई सौदा लगाओ, दूसरी जगह लगा दिया। और ये सो कॉल्ड बढ़िया फैमिलीज थी जो गांव देहात में सम्मानित थी, बस बच्चे की शादी नहीं होती इसलिए कर लिए खरीद के। अब अगर तुमने 20,000 में खरीदी तो आगे आपको 30 मिल रहे हैं, उससे आगे आपको 80 मिल गए, तो ऐसे वो उसकी बढ़ती चली गई। इस तरह से लड़कियां बिकती चली जा रही है। मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग केवल अब हमारे गली मोहल्लों में फैल गया है, क्योंकि लड़कों को दिख रहा है कि तुम अगर एक लड़की फंसाते हो तो तुम्हें खाली एक तो घूमना फिरना पैसा वो लोग देंगे जो फंसाने के लिए तुमको भेज रहे हैं, और साथ ही जब तुम उसको बेचोगे परिपक्व करके उसका भी पैसा मिलेगा। तुम्हारा तो कुछ लग ही नहीं रहा, तुमके अच्छे खासे कपड़े मिल रहे हैं, तुमको एक 2 व्हीलर मिल रहा है जिसपे लड़की घुमाओ, और उसको फिर और बड़ा सच ये है कि वो जब लड़की घुमाते हैं ऐसे लड़के उसे टच भी नहीं करते। ऐसा विश्वास साल भर तक ऐसा विश्वास दिलाया जाता है कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ, मेरे लिए तुम्हारे जिस्म के कोई मायने नहीं है, और ये नहीं पता कि उस जिस्म की मंडी के मायने सिखाए जा रहे हैं। और फिर एक दिन देखे शादी करेंगे, चलो बाहर चलो शादी करेंगे। लड़की इस कदर बावली हो जाती है, अरे तुम्हारे माता पिता से ज़्यादा तुम्हारा कोई हितैषी नहीं है। एक बार तो कहो कि कोई लड़का ऐसे मुझे प्यार है, प्यार पे कोई पहरा थोड़ी है आज के ज़माने में। तो अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनसे कहो कि मैं बालिग हो जाऊंगी तो उसके बाद कर लूंगी। वो होगा अगर इस लायक तो जरूर तुम्हारा इंतजार करेगा, और अगर नहीं होगा तो दूर हट जाएगा। ठीक बात है। नहीं करती इंतजार। 15-16 साल की लड़की निकाली है मैंने भी, और 2 साल उसे सोनागाछी में हो गए थे और चली गई लड़के के साथ। मैंने कहा तुम तो बालिग भी नहीं थी, तुम्हारी शादी कैसे हो जाती? बोली तब समझ में नहीं आया था, तब आया जब यहाँ आँख खुली। लेकिन अतुल जी आपको क्या लगता है, भगवान ने हम सबको शरीर दिया, पुरुष को भी महिला को भी, लेकिन महिलाओं का जिस्म उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया। आप खुद एक महिला हैं। बिल्कुल बिल्कुल बन गया। और हमारी मूर्खता, ये जो हम किसी का भी भरोसा करते हैं, जो हमारे अंदर का भाव है कि हम बहुत कोमल हैं अंदर से, शारीरिक तौर पे तो हैं ही, लेकिन अगर ऐसे भी देखा जाए तो हमारा जो क्रोध भी है वो कोमलता से उपजता है। हमारी किसी ने कोमलता को ठुकराया हो, हमें किसी ने अंदर से हर्ट किया हो, तब हमारा गुस्सा आता है। ऐसे तो जनरली गुस्सा भी नहीं है। तो वो ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो रहा है ना। हमें फिर कोई दिखता है बस उस लड़का दिए। और कई बार आप देखोगे जी, मुझे ऐसे लड़के लड़कियां मिले कि जब लड़कियां निकाली और उस लड़के के उसने दिखाया कि वो ऐसा भी नहीं था, कि उसको देख के आदमी, उसके माँ बाप तो क्या हाँ भरते, मैं उसकी कुछ नहीं हूँ, अगर वो मुझसे भी कहती मदद करने के लिए तो शायद मैं भी ना करती। शक्ल सूरत में नहीं, मजदूरी करता हुआ लड़का, और कह रही जी मुझे तो इससे शादी करनी थी, मुझे ये पता थोड़ी था कि मुझे बाजार में बेच देगा। पता नहीं समझ। मैंने कहा कुछ तो देखते माँ बाप, ये भी देखते कि मजदूरी करता हो भले, पर एक घर हो, एक छत हो, एक परिवार हो, ये देखता तुम्हारे लिए। बड़ा बेवकूफ़ हो जाती है लड़कियां ऐसे। लेकिन अतुल जी आपके करियर में तो कई ऐसे किस्से हैं, कई ऐसे केस स्टडी हैं, लेकिन मैं आपका पहला वो रेस्क्यू ऑपरेशन जानना चाहता हूँ जब जिसने आपको अंदर तक दहला कर रख दिया, जब अतुल जी को लगा कि काश मैं भी महिला ना होती तो अच्छा होता। ऐसे तो बहुत सारे हुए, लेकिन एक मतलब वो इतना ख़राब है, मैंने अभी तक कहीं नहीं उसको बताया, और मेरे लिए वो बहुत थोड़ा कष्टकर भी है। उस बच्ची को, वो 14-15 साल की बच्ची थी, और मैंने कभी नहीं देखा वहाँ पे। जैसे मैं गई तो मालकिन ने शायद उसको इशारा किया कि वो जाए, लेकिन वो अजीब सी जिद्दी हो गई, हिल नहीं रही थी वहाँ से। तो मैंने कहा क्यों भगा रही हो, बैठने दो। वहाँ पे ना नाम का कोई पता नहीं होता। आज अगर किसी ने मुस्कान कहा तो कल वो रेशमा है, परसों पूछूंगी तो मुमताज़ हो गई। तो ऐसे नाम उनको कुछ भी, कि कुछ और बताओ, कुछ भी बताओ, अपना ओरिजिनल नाम कभी नहीं बताना। तो मैंने उससे पूछा क्या नाम है, तो उसने कहा मुस्कान है। मालकिन ने बोला। फिर मेरा मन पता नहीं क्यों नहीं माना। मैंने अगले दिन, ये जो मेरे साथ है, मैंने इसको कहा तू जा आज, वो एक गोरी सी सुंदर सी लड़की और 12-13 साल की तुझे मिलेगी, तो उससे बात करना। ये चली गई। उसने पूछा उससे, अरे तो बड़ी प्यारी सी बच्ची है, तेरी है क्या? मालकिन से पूछा इसने जानबूझ के। तो बोली ना मेरी ना, मेरी बहन की लड़की है। तो बहन की है, अच्छा बड़ी सुंदर सी लग रही है, अरे इसको मत डालना धंधे। नहीं ये तो पढ़ रही है। तो लड़की अचानक कुछ कहने को हुई तो उसने मालकिन ने उसको धक्का देकर अंदर कर दिया। ये उठ के चली आई ऐसे जैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा हो, ये तो हमारे से वॉलंटियर्स को पता होता है क्या करना। वो आ गई वापस और आके मुझसे कहा कि मैडम वो लड़की पक्का किसी और की है, और अभी आई है 2-4 दिन में, कुछ भी करो, समय नहीं है हमारे पास, क्योंकि अभी वो धंधे में नहीं डली है। मैंने कहा बेटा कोई तैयारी भी नहीं है हमारे पास। बोले ना हो, कुछ ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा चोट लगेगी ना, तो हमेशा लगती है, कोई नई बात नहीं है। तो मैं चली गई और मुझे देख के चौंकी कि क्या हो गया, आजकल तो बड़े चक्कर लग रहे हैं मेरे ही कमरे के, खैरियत तो है? मैंने कहा तू कहाँ रहने देती है खैरियत?
मैंने कहा जरा मुस्कान को बोला, बात करूँगी मैं, मुझे अच्छी लगती है, उसकी वजह से आ गई मैं। मुस्कान कौन है मेरे यहाँ? मेरे यहाँ तो नहीं है कोई मुस्कान। मैंने कहा एक छोटी सी लड़की है, आज तो कुछ और नाम होगा उसका, बता दे। तो खैर मैं फिर भी मैंने कहा अच्छा मैं खुद ढूंढ लूँगी। फिर उसने बुलाया, आ जाओ, कुछ और नाम लेके, मुस्लिम नाम लेके बुलाया। वो आ गई बेचारी डरी सहमी सी। फिर मैंने कहा तेरी भांजी है? नहीं तो। मैंने कहा कल परसों तक तो भांजी थी ये, आज कुछ और बदल गई। तो बच्ची एकदम बोली मैं नहीं हूँ इनकी कुछ भी, मेरे मम्मी पापा तो कहीं और रहते हैं। बोल चाल से लग रहा था कि पढ़ने लिखने वाली बच्ची है। अच्छा। हाँ 6-7 में पढ़ती हूँ, 8 में पढ़ती हूँ। तो मैंने कहा यहाँ बेटे। तो उसने मालकिन ने वहीं उसको पकड़ के चल अंदर जा, उसकी तरफ आंख निकाली तो वो जिद्दी हो गई एकदम। फिर उस दिन की तरह बोली नहीं मुझे वो बुला रही है आंटी, मैं उनसे बात करूँगी पहले। मैंने कहा आने देना, तुझे क्या है, तेरी तो भांजी, मैं नहीं बात कर सकती। वो आ गई बच्ची मेरे पास और ऐसे कस के उसने मुझे यूँ पकड़ा, खड़ी खड़ी ने, मैं बैठी थी उस बेंच पे, और मुझे ऐसे कस के उसने यहाँ से पकड़ा, मुझे निकाल के ले जाओ यहाँ से, अब मुझे निकाल के ले जाओ, मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना। और चिल्लाए बच्चे की तरह और रोए। और मुझे समझ ना आए, मैंने कहा ये क्या करा तूने, इतनी सी मासूम बच्ची को उठा लाए तुम। गुस्सा तो मुझे बहुत तेज आ रहा था। मैंने कहा देख सुन, आज मैं मारना नहीं चाहती, तो मुझे शांति से इस बच्ची को ले जाने दे। ना मैं तेरे से चोट खाना चाहती हूँ, ना मैं तुझे मारना चाहती हूँ, आज मुझे बच्ची को ले जाने दे। बोले बच्ची तो ना ले जाने जाऊँ, तो मुझे भी आज जिद हो गई है। हाँ बच्ची तो नहीं ले जाने दूँगी। मैंने कहा तो भाई मैंने बहुत गंदी गाली दी, जो रोक सकता हो वो रोके, आज तुम इस बच्ची को ले जाओ, मैं मर सकती हूँ, इस बच्ची को नहीं छोड़ के जा सकती। और वो मेरे ऐसे ना छोड़े मुझे, यूँ ही मैंने उसको टेढ़े में करती चली गई जीने की तरफ, और वो कोई मेरे साथ नहीं, उसने ना नीचे ना ऊपर, मैं अकेले चली गई। उसने कहा मैडम आज बच के ना जाओगी तो ये भी तय है। तो मैंने कहा मर जाऊँगी, बच्ची जरूर बच के जाएगी, आज तुम इस बात को देख लेना। और वो मुझे बस यही कहती रही, मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे छोड़ के मत जाना, मेरे मम्मी पापा के पास नहीं भेजो तो मत भेजना, मैं तुम्हारे बर्तन मांज दूँगी, मुझे यहाँ से निकाल दो। क्या समझ आया उसको, क्या उसको दिखाया गया, क्या उसने देखा जो उसको अच्छी तरह से वो समझ रही थी सारी बात। मैंने कहा बेटा कहीं नहीं, आज तुझे छोड़ के नहीं जाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं छोड़ूंगी। तो मुझे जीने में न जाने दे। सारी लड़कियाँ खड़ी हो गई और बिल्कुल घेर के एकदम, कोई इधर से घसीटे, कोई उधर से घसीटे ना। उसने मुझे, उसने, मैंने छोड़ा ना इसने। मैंने लड़की को धीरे से ऐसे यूँ करते हुए कहा बेटा मैं जीने के पास ले जाऊँगी, तुम भाग जाना, मेरी चिंता मत करना, और मुझे 1 सेकंड में छोड़ देना और नीचे को निकल के लड़कियों के भाग जाना। उसने हूँ हाँ कुछ नहीं करी। तो जैसे ही मैं जीने, अच्छा मैंने कहा मुझे छोड़ दो, तो मैं जा रही हूँ। नहीं ले जा रही लड़की, छोड़ो, जीने से हटाई ने, जीने से हटाते मैं लड़की को तब छोड़ूंगी, मुझे तुम्हारा भरोसा नहीं है कि तुम मुझ पर कोई ना कोई अटैक करोगी। मैं पहले वहाँ खड़ी हो जाऊँ जीने के पास, तब मैं लड़की छोड़ दूँगी, लेना पर लड़की। लेकिन मैं झट से जीने के पास जाती, मैं ऐसे पलटी, मैंने बच्ची को छोड़ दिया, मैं फिर सीधे सामने आ गई उसमें। इतने से जीने होते, बहुत छोटा जीना होता। मैंने कहा अब जा, जो करना हो करो, बच्ची को तो भागने का मौका दूंगी। मैंने वहीं से कहा, मैंने कहा बेटा भाग जा, सीधे सामने चौकी है, चौकी में भाग जा। भागती जा रही थी। नीचे जाने के बाद मुझे खतरा नहीं होता, मैं सब इतना, मेरा चूँकि मायका है वो, तो सब लोग साथ भी देते हैं। बच्ची भाग के उसमें चली गई। खैर वो जो कुछ हमारे बीच हुआ वो अलग बात है। वो बहुत सारी, इस बीच कहीं ना कहीं मीडिया को पता लग गया, वो सब लोग आ गए और मेरा बहुत सहयोग करते हैं आज तक भी। ये भी समझ लीजिए कि मेरा मायका तो इसलिए भी करते हैं, आसपास के छोटा शहर है हमारा, वहाँ हम चले गए। आके बहुत गालियाँ दी इसने, मैं मुकदमा लिखवाऊंगी अपहरण का, मेरी भांजी को ले गई। मैंने कहा लिखवा भाई, जो मर्जी, मेरे पे जहाँ 10 मुकदमे एक और सही, कुछ भी कर। यहाँ बच्ची पास गई तो वो नहीं जा रही थी, सीओ ऑफिस है वो एक्चुअल में, खाली एक तरफ चौकी है, एक तरफ सर्कल ऑफिसर का। तो मैंने कहा बेटा तुम अंदर क्यों नहीं बैठी? तो जो सीओ थे वो कह रहे हैं हम तो बुला रहे हैं इसको कि आ जाओ, लेकिन नहीं आ रही है, डर रही। बोले ना ना ना, आदमी सब खराब है, वहाँ पुलिस वाला भी आता है। ऐसे उसने झुका, तो गर्दन झुक गई उनकी। मैंने कहा सर गर्दन झुकाने से नहीं, बच्ची को सीने से लगाने से चलता है। आपने आपके मुंह पे कह दिया, मैं तो नहीं सिखा के लाई ना, नन्ही सी बच्ची है, अभी तो कुछ नहीं जानती, और मात्र 8 दिन हुए इसे यहाँ आए हुए। 8 दिन में इतना सीख लिया इसने कि जो इसे बरसों की ज़िंदगी ना सिखा पाई। तो उन्होंने कहा मैं शर्मिंदा हूँ मैडम। और मैंने कहा आपकी आंखों के सामने है, ये सर्किल ऑफिसर है, ये आडी सड़क है, ये बाज़ार शुरू है, ठीक नहीं रहा आपको? ये जवाब देते हैं मैडम आपको पता लग जाता है लड़की आई, हमें तो नहीं पता लगता। क्या आप क्या सोचते हैं, क्या रखते हैं? वो मैं कभी उस बच्ची का चेहरा नहीं भूल पाई कभी भी। और उससे बड़ा ये कि जब उसने बताया यहाँ की वो थी, नाम नहीं लूँगी, और वो लोग आए, वो 2 दिन मेरे पास रही, ऐसे बच्चे की तरह खिलखिलाती रही, हर बात पे खेलती रही। मुझे चाय भी बनानी नहीं आती अभी,
अभी मेरी मम्मा ने कराया नहीं था मुझसे कोई भी काम, पर अब मैं सीखूंगी। मैंने कहा क्यों? अब क्यों सीखोगी, और बड़े हो जाओ। नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं घर पे रहूंगी, खाना बनाना सीखूंगी, मम्मी के साथ काम करना सीखूंगी, चाय बनाना। इतने गहरे उसने अंदाज में कहा, मैं अंदर तक खिल गई उस लड़की के लिए। और माँ बाप का तो जो हाल, तो बहुत कम उम्र के माँ बाप थे, जल्दी अर्ली एज में जैसे हमारे एरिया में शादी हो जाती है। और उन्होंने बच्ची को तो बाद में छुआ, कैसे वो मेरे बार बार पैर पकड़ते रहे, मैं उठाती रही, बेटा ऐसे मत करो। नहीं, हमारी तो ये एक बच्ची है, और हमें डॉक्टर से मना कर दिया, हमें कुछ नहीं होना और आगे। तो सोचिए, वो भी नहीं जानते कि इसको कैसे लाया गया। वो बच्ची भी कह रही है मुझे तो इतना याद है, मैं स्कूल से जैसे ही बाहर निकली उसके बाद मुझे याद नहीं है कि मैं कैसे कहाँ आई, क्या किया क्या नहीं, क्या उस पर डाला, स्प्रे किया आगे, क्या किया, वो उसको नहीं मालूम। तो किसी ऐसे बच्ची से या फिर महिला से आपकी बात हुई जिसको पुलिस वाले ने वहाँ आके? पुलिस वाले तो जाते ही हैं, मुफ्त में उनको सेक्सी भूख भी मिटानी है, पैसा भी लेना है, मारपीट भी करनी है, वो तो जाते हैं। अब सफ़ेद पोशों को क्या ज़रूरत है, उन्हें हाई प्रोफाइल एस्कॉर्ट सर्विसेज मिलती हैं, तो उनको क्या ज़रूरत है वहाँ जाने। वहाँ तो बदहाली है, गंदगी है, इतनी घिस भी जाती ज़िंदगी है वो कीड़ों जैसी, वहाँ कौन जाएगा। अरे मैंने शनाख्त परेड करा दी IPS ऑफिसर के सामने। मैंने कहा मेरी लड़की कह रही है, जो निकाली है मैंने, वो कह रही है कि एक पुलिस वाला आता था जो 250 रुपये एक बोतल लेता था। तो उन्होंने मैडम ये वो अंडर ट्रेनिंग थे, तो आप ये इनके कहने से कह रही है ये कोई भरोसे की काबिल नहीं है। मैंने कहा भरोसे काबिल तो फिर आप भी नहीं, अगर ये इंसान होने के नाते नहीं तो आप भी नहीं है। एक काम कर लो, आप तो शनाख्त परेड करते हो, लड़की बाहर खड़ी है, आप कर दो अपने जितने थाने में है सब, एक एक बंदा आना चाहिए, चाहे वो क्लरिकल हो और चाहे फील्ड का सिपाही हो। सब आ गए, थोड़ी देर लड़की रहती रही, और हमने रेस्क्यू ऑफिसर भी बुला लिया था। मैंने कहा ये बहुत बनता अपने को, तो मैंने कहा बैठे रहो आप भी, मुकदमा तो आप ही लिखेंगे। तो दिखाया सबको, वो भी बैठे IPS भी। लड़की ने कहा वो जो खड़ा है उधर, पुलिस वाला, हाँ, और हर रोज़ आता है, और मुश्किल से होगा 30-32 साल का। बोले क्या बात है, ये एक बात, मैं अब नहीं, मुकदमा लिखो जी, आपने शर्त रखी थी कि अगर लड़की शनाख्त परेड में मानती है तो मैं मानूंगा, वरना मेरा कोई आदमी नहीं जाता। तो खैर मुकदमा लिखा गया। अब हम चूँकि बेसिकली गांव है हमारा, तो गांव में थोड़े बड़े से घर हो जाते हैं, आंगन है बीच में, फिर वो है इस तरह का। तो मैं ऊपर वाले पोर्शन में थी, और मुझे नीचे से किसी ने आगे कहा कि एक सिपाही आया आपसे बात करने को कह रहा है। जाल में से झाँका तो देखा वो है। मैंने कहा इसको बोलो यहाँ से चला जाए, मैं इससे कोई बात नहीं करूँगी। तो उसने कहा मैडम एक बार आ जाओ, मुझे एक बार बात। मैंने कहा सबूत कर रहा है कि तू मेरे घर गया, फिर मुझे पैसे दे के आया, मैंने तेरा नाम निकलवा दिया। मैंने कहा जैसा जा रहा है, वरना पीट के भेजूंगी, सोच ले, गांव बुलाऊंगी और सब तुझे इस तरह मारेंगे, तू जाना पाएगा यहाँ से, ये सोच ले, इतनी साख मेरी गाँव में है। चुप चला गया। फिर वो मुकदमा लिखा गया। अब बरसों बाद वो सज्जन हमारे यहाँ हाईएस्ट पोस्ट पर आते हैं। मेरा तो कोई शौक नहीं किसी को गुलदस्ते भेंटने करने का, और जाने का भी नहीं है मेरा। तो हमें तो बेच जाते हैं एक से दूसरे को कि इससे बच के रहना। तो पता नहीं क्या काम पड़ गया, और हम गए वहाँ, तो उन्होंने बड़े स्टाइल में हमें यूँ कहा, जैसे हमने नमस्ते करी। मैं ऐसे ही मुस्कुराते हुए बैठ गई। फिर कहते हैं वो, क्या लिया मैडम, अपना भी खोया और हमारा भी, बताइए क्या कहूँ, ये सोच है पुलिस वाले की। हमने कहा इस विषय पर कोई चर्चा नहीं करते, आपकी सोच आपके साथ, हमारी सोच हमारे साथ, बस। लेकिन आप कहती हैं अतुल जी कि ये असल में सिर्फ देह व्यापार नहीं है, उससे आगे की चीज़ एक बड़ी इंडस्ट्री है। हाँ, एक ऐसी इंडस्ट्री जिससे मुनाफा होना तय है। हाँ, तय है, बिल्कुल, कोई मतलब जरा सी भी नुकसान की ज़रूरत ही नहीं है, ज़रा सा भी। भाई आपने तो कुछ नहीं खर्च किया, खर्च करेंगे वो जो आपको आप उनके स्टेक होल्डर हो, और वो खर्च तो आपको मिल ही रहा है। फिर जब आप उस एक लड़की को फंसा के दे देते हो, वो आपको पैसा मिलेगा जितने में वो खरीद रहे हैं आपसे, क्योंकि वो वस्तु आप ही की है। वो अपना काटेंगे जो आप पे खर्च किया, और उसके बाद जितने में लेंगे वो आपको देंगे। तो आपको तो फ़ायदा ही फ़ायदा, आप दूसरी लड़की में लग जाएंगे फिर करने में। ये ठीक है। ये रेड लाइट एरिया की बातें, वहाँ का शोषण आपने कई बार बताया, कई बार समझाया, हमारा दिल भी धड़क उठता है, कई बार आंखें भी नम होती हैं। आप खुद बहुत इमोशनल हैं, मैंने देखा है, आपकी खुद आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन क्या इस तरह का रेप, इस तरह की ज्यादती महिलाओं में सिर्फ इन कोठों पर हो रही है, या उस परिवार में भी हो रही है जो संभ्रांत है, जो शादीशुदा है, और जहाँ शादी के नाम पे हर रोज बलात्कार हो रहा है? उनमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चर्चा नहीं होती।
और रहा साहब ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि मैरिटल रेप कुछ होता नहीं। शादी हुई है तो सेक्स क्या आवश्यक है, शादी हुई है या हर दिन आवश्यक है या उस महिला की मर्जी के बिना आवश्यक है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप मैरिटल रेप की धारा खत्म कर दी। जबकि सच्चाई ये है कि मैं आपको एक बहुत ब्रूटल तरीके से पीड़ित बच्ची को बताती हूँ। उसकी मुश्किल से एक दूसरी कम्युनिटी की थी, मुश्किल से 17-18 साल की उम्र रही होगी। बुरके में वो आई, बड़ा घबराई सी, दुबली पतली सी। तो मैंने कहा बेटा कुछ बताओगी नहीं तो मैं कैसे मदद करूँगी? तो उसने कहा मेरा पति बहुत मुझे बचा दो, बस तलाक भी नहीं दे रहा। तो मैंने कहा तू खुला मांग ले। बोली मेरे माँ बाप मार देंगे मुझे, खुला नहीं मांगने देंगे, वो उनकी भी इज्जत है। करता क्या है? पढ़ाई का काम करता है। मैंने कहा नहीं, मैंने पूछा क्या करता है जिससे तुम परेशान होती? मारता पीटता है। उसने जो कहा इतना मेरे लिए दर्दनाक था कि वो एक तो इलीगल सेक्स करता मेरे साथ, दूसरा मतलब उसने तो अपने ही शब्दों में कहा, और दूसरा वो डिस्चार्ज मेरे चेहरे पे करता है, मेरे पूरे शरीर पे करता है, मुझे मजबूर करता है कि मैं उसको चाटूं, मुंह में लूं। बेहद गंदगी करता है मेरे साथ, और मुझे अगर उल्टी हो जाए तो मुझे मारता है, मुझे चाटने को मजबूर करता है कि इस उल्टी को चाटा दो। अब सोचो, मैंने कहा क्यों ऐसा? मुझे नहीं पता। मैंने कहा बच्चे नहीं है तुम्हारे? नहीं, एक बेटी है छोटी सी। तो ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि बच्चा नहीं हो रहा है, तो फिर क्यों? ये केवल उसका प्लेजर है ऐसा करना। ये मैरिटल रेप है, बिल्कुल इसे मैं मैरिटल रेप मानती हूँ। कानून नहीं मानता, क्योंकि आप तो घर में देख नहीं रहे, आप तो डायरेक्टली उस मैरिटल रेप की शिकार महिला आप तक पहुँच नहीं रही। तो कैसे आप कह सकते हैं कि मैरिटल रेप जैसी कोई चीज़ नहीं होती है? हर दिन एक पढ़ी लिखी महिला की मैं बात कर रही हूँ, हाईएस्ट पद की बात कर रही हूँ। वो उनके पति कुछ करते धरते नहीं थे, वो पढ़ लिख के और एक उच्च पद पे गई। वो केवल हर दिन उसको कहते अच्छा आज तो उसके साथ बैठी थी, आज को तो मतलब केवल उसको ये कि ये मुझे ये ना सोचे बेरोजगार आदमी है और तुझ पे हावी है। और उनकी लव मैरिज थी। इतना उसे परेशान किया कि धीरे धीरे उनकी बातें उनके नौकरों के जरिए, उनके घरेलू कामगारों के जरिए बाहर आने लगी वो बातें। ऐसी एक दिन मुलाकात में मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैम सब चीज़ें बड़ी अजीब सी हो रही हैं। वो एकदम रोने लगी, बोली सच्चाई है ये, जितना भी बचाती रहूँ कब तक बचाऊँगी? मैंने कहा तो खुल के सामने आओ, छोड़ दे इस आदमी को। बोले मैंने आज मैं सोचती हूँ मैंने गलती की, मुझे आगे पढ़ना ही नहीं था, ये पद ही नहीं पाना था। मैं तो वही साधारण महिला रहती, रोज़ पिटती इससे, रोज़ इसके घर परिवार की सेवा करती, वही ज़्यादा अच्छा था। तो मैंने कहा फिर? बोले फिर क्या, ऐसे ही मर जाऊँगी, एक दिन मार देगा मुझे। लेकिन उसने, मैंने कहा थोड़ा तो विरोध करो, आप इतने पद पे हो, आप तो इसका कुछ भी बिगाड़ सकती हो। बोले मेरे 2 बच्चे हैं, उनको इतने प्यार करता है, इतना प्यार से दिखाता है कि मैं बहुत ख़राब हूँ, पूरा उनके सामने कहता है कि तेरी माँ उसके साथ भी चक्कर चल रहा है, उसके भी चल रहा है, बड़ी ख़राब हो रहा था। इन छोटे छोटे बच्चों को ये बातें बताता है। मैं हार गई हूँ। और अंत में उस आदमी ने उसे सज़ा देने के लिए, जैसे उसने विरोध किया, खुद से आत्महत्या की और लिख के इतना बड़ा लेटर लिखा कि इस औरत की बदचलनी की वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। ये बेहद बदचलन है, अपने अधीनस्थों के साथ भी संबंध बनाती है। इतना कुछ लिखा कि उस महिला ने जॉब छोड़ी फिर, और कहाँ गई पता नहीं, बच्चों को लेकर। ये केवल उनके लिए नहीं है जो बिल्कुल निचले तबके के लोग हैं, या तो बहुत ऊंचे हैं। मिडिल क्लास के तो अपने मायने हैं, लेकिन ये जो बड़े लोग हैं उनके महिलाएं बोलती नहीं हैं, जो छोटे लोग हैं वो कहने की स्थिति में नहीं है, और मिडिल क्लास के वो अपनी अपनी इज्जत से डरते हैं, पति हो या पत्नी हो, दोनों अपनी इज्जत से डरते हैं। इतना बुरा हाल नहीं है। बात है। लेकिन अतुल जी, रेस्क्यू करने के बाद आपको क्या लगता है विक्टिम के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? एक वो बच्ची, वो एक महिला जो कोठे पे इतने दिन बिता के आ गई, उसे आप छुड़ा के भी ले आए, क्या सामान्य परिस्थितियों में उसका परिवार, उसका घर या फिर ये समाज स्वीकारेगा? नहीं, एक्सेप्टेंस तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, 0% भी नहीं है। मेरी अगर शुरुआत हुई तो इसी बात से हुई कि जिस बच्ची को 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में उठा लिया गया, उसको अगर मैं 35 साल की उम्र में उनसे मिलवाने लेके गई तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम समाज को क्या मुँह दिखाएंगे, इतने साल कहाँ थी। मैंने कहा कहाँ 8 साल का बच्चा चला जाएगा, किसी ने उठाया और आपकी रंजिश में उठाया, तो आप इसको क्यों नहीं शेल्टर देना चाहते? बोले नहीं, मेरे बच्चे हैं, उनकी शादियाँ भी होनी, मैं नहीं रख पाऊँगा। सोचो आप, ये मतलब हर आदमी नहीं होता इस तरह का। मैं खुद उस समय डर गई थी, क्योंकि इतनी कम उम्र थी कि अभी मैं ले तो आई, लेकिन आज तो मेरा भी घर से बेघर होने तय है। मैं इसे वापस ले जाऊंगी, मेरे ससुर निकाल के बाहर कर देंगे। एक तो हमारी लव मैरिज, अपने आप को प्रूव करना ही हमको इतना मुश्किल हो रहा है, और दूसरा ये हमने नया सोचा कर दिया कि एक सेक्स वर्कर है जो हमारे आस पास में आ गई बच के, तो अब
उसको हम घर दिलाने चल दिए। तो सब बड़ी, पर वो समझ गई थी, वो निकल गई वहाँ से। लेकिन ये चुनौतियां तो विक्टिम की हैं। अतुल जी की चुनौतियां कौन सी थी? मेरी तो सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि जब बच्ची निकल जाए फिर मैं क्या करूँ। हाँ, मैं कोशिश ये करती हूँ, जो बच्ची निकलना चाहती है, इसीलिए मेरा इतना कम है। मैं और भी पॉडकास्ट सुनती हूँ, कुछ चीज़ें भी सुनती हूँ, लोग कहते हैं हमने 4,000 निकाली, 5,000 निकाली, हो सकता है निकाल लो, मेरा तो बहुत कम है, क्योंकि मैं रेड करती नहीं, पहली बात, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा, मैं अपनापन रख के एक बच्ची निकालती हूँ। मैं जिन्हें इतनी गालियाँ, इतना उनसे मार खा के आती हूँ, उनको गालियाँ देती हूँ, मारती भी हूँ, अगले दिन उनके घर फिर जाती हूँ, उनके ही कमरे पे, कल चाय नहीं पी दिया, चाय वो खूब चलाई, दीदी तुमने ऐसा करा, पहले से नहीं बताया, मैं तो दे देती। मैंने कहा नहीं है, तू इतनी भोली भाली है नहीं, अब तो छोड़, मेरा कितना नुकसान हुआ। मैंने कहा भरपाई कर लेना तू किसी और से, फिर कर लेगी। तो मैं जाती हूँ फिर भी, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ एक दिन इनके साथ भी ये हुआ, तब शायद तू शर्मा नहीं थी। आपको मारते भी हैं वो लोग? अरे मेरे क्या, मैं भी मारती हूँ। अखबार ने एक दिन लिख दिया, चैनल पे चलाया, समाज सेवा या गुंडई। अरे कैसे, बताइए आप, पुलिस वाले के पास एक चोर आएगा, वो उसको चाय पिला के, भाई साहब बता दो जरा आपने कहाँ चोरी की, बता देगा। वो मुझे लड़की ले जाने देंगी? इतना आसान थोड़ी है। मेरे जो हाथ में आता मैं मारती हूँ, वो मुझे मारती है। मतलब मेरे कुछ भी, अभी आप देखिए मेरे रिसेंट में चोट लगी है, अभी तो नीलापन कम है, ये अभी मैं आपको उसकी फ़ोटो दिखाऊंगी तो आप दहल जाएंगे। एक रेस्क्यू के दौरान लगी अभी, 1 महीना भी नहीं हुआ। तो कुछ भी तुरंत धक्का दिया तो मेरा दरवाजे उसमें लगा, दरवाजे में कीलें लगी हुई पुराने हैं, वो कीलें होती है पीतल की, मेरे लगी, बच गई आँख। तो ये तो देखिए ऐसा है कि जब उनके साथ जो कराया समाज ने, वो मुझे वही तो लौटाएंगी। मुझे उनसे कोई गुस्सा नहीं आता, उस समय आता है, लग भी जाते हैं 2-4 थप्पड़ ज़्यादा, पर फिर मुझे तरस भी आता है कि एक दिन इन्हें कोई बचाने वाला नहीं था, नहीं तो ये भी शायद ना होती आज। मुझे कभी नफरत नहीं हुई इनसे। लेकिन अतुल जी, हालांकि कई बार आपने वो चर्चाएं की हैं, हाँ, उस बंद अंधेरे कमरे को जब आप हाँ, देखती है तो वहाँ क्या होता है, और एक दिन में एक महिला कितनी बार परोस दी जाती है? वो 15 से 20 कस्टमर नहीं लेगी तो रोटी नहीं मिलेगी शाम को, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग हैं। पिम्स की भी है, मालकिन की है, पर डे पुलिस का है, पर हेड पुलिस का है, और जो लाया है वहाँ तक बहका के उसका भी है। फिर जितने में बड़ा सच है, जितने में वो खरीदी गई है उसका भी उसे मैं ब्याज के भुगतान करना है। और अगर बच्चा हो चुका है तो बच्चे से मिलने के लिए भी 200 रुपये का इंतज़ाम करना है। तो ये पूरे दिन की उसकी कमाई उसमें जाती है। 200 से 250 रुपये का उनका रेट है। तो इसमें वो क्या करेंगी, और ये 15 से 20 कस्टमर नहीं झेलेंगी। तो आप एक औरत की त्रासदी समझ सकते हैं कि जिन मर्दों को जानती भी नहीं, जिनका कोई लेना देना नहीं, जिनके बास आ रही कपड़ों से, कभी नहाए शायद बरसों से नहीं है, और किस हालात में हैं, और वो उनके साथ उनको जाना पड़े। और अगर प्लेजर वॉइस नहीं करते हैं तो जाओ बाहर, दूसरी दो, ये ठंडी है, ये नहीं चाहिए। किस किस तरह की डिमांड ये 2 कौड़ी के कस्टमर उनसे करते हैं? मतलब वो आवाज़ करे, ऐसा लगे उनकी मर्दानगी उसको चैलेंज कर रही है उस औरत को, इसलिए वो चिल्ला रही है। ये तो उनकी सबसे पहली डिमांड है। हाँ, कुछ है कि जैसे चेहरा नहीं छुएंगे आप, इनका ये सख्ती है, और प्रोटेक्शन के बिना नहीं। पिछले 20 सालों में तो ये इतना किया हमने कि भैया तुम्हारे लिए कह रही हूँ मैं, मेरा इसमें कोई नहीं है कि मत करो। लेकिन इस दौरान प्रेग्नेंट हो जाती हैं औरतें? करते हैं, पहली बार नहीं करेंगे तो एक बच्चे को दूर करके माँ को कैसे मजबूर करेंगे। अगर माँ कोई भी हो, मैं हूँ या एक औरत हो, वो अपने बच्चे को छोड़ के फिर कहीं नहीं जाएगी। बहुत सारी ऐसी घटनाएं कि जब हमने रेस्क्यू कर ली और वो फैल गई, बच्चा नहीं आया अभी तक, मैं वापस जा रही हूँ, मुझे वापस जाना है। तो माँ है, माँ की तो फितरत आप कभी भी नहीं बदल सकते। तो जो कोठा संचालित करती हैं वो जानबूझ के उन्हें प्रेग्नेंट कराती हैं पहले? पहली बार। क्या होता है मैम एग्जैक्ट? मतलब तब प्रोटेक्शन नहीं लेगा, वो किसका बच्चा ये नहीं मालूम है, प्रोटेक्शन नहीं लेगा, कोई भी यूज़ नहीं करेगा। वैसे बेसिकली अपने ही आदमी होते हैं उनके 2-4, तो कस्टमर बहुत ज़्यादा नहीं होते। फिर प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो ठीक है, स्मूथली अब कोई भी कस्टमर आया प्रोटेक्शन से उसके साथ जाए। और फिर बच्चा, पहले तो 2-3 महीने तक के बच्चे को तो रुला के माँ को भेजा जाएगा,
क्योंकि बच्चा जितना रोएगा, जितना चीखेगा उतनी, और जैसे वो आदमी कहेगा वैसे तैयार हो जाएगी, क्योंकि मन वहाँ लगा रहेगा कि बच्चे की आवाज़ आ रही है। और साल भर का होते ना होते उससे दूर कर देंगे। फिर अगर मिलना है तो 200 रुपये का इंतज़ाम करो, आ जाएगा बच्चा, मिला देंगे आपसे। और वो उसमें से नहीं जो आपकी कमाई है, कहाँ से लाओगे पता नहीं। अच्छा, तो हर कस्टमर से कहेंगी तुम और 5 मिनट मेरे साथ बिता सकते, मुझे 10 रुपये और दे दो, मुझे 200 रुपये इकट्ठे करने हैं, बहुत दिन हो गए मुझे अपने बच्चे से नहीं मिली हूँ। एक माँ के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है कि अपने बच्चे के लिए उसको 200 रुपये देने पड़े पहले, और अगर ना हो 200 रुपये भी कई दिन लग जाते हैं इकट्ठा करने में। ज़रूरी थोड़ी सब कस्टमर और फालतू दे जाओ, तो देंगे मालकिन को, लेकिन पैर पकड़ेंगी, रिक्वेस्ट करेंगी कि मैं थोड़ा टाइम और दे दूँगी, मुझे थोड़े से पैसे और दे दो, भले ही 10 रुपये दे दो, 20 रुपये दे दो, ताकि बच्चे की हो जाए 200 रुपये। लेकिन अतुल जी, कई फिल्मों में हमने देखा कि नथ उतराई जैसा कुछ होता है, वो ये पुरानी हो क्या गई। है? देखिए कैसे मैं आपको बताऊं कि शायद मेरी बहुत सारी चीज़ें ऐसे जुड़ी हुई हैं जिन्होंने मुझे कभी कभी दहला दिया और मुझसे दूर करने की कोशिश नहीं की। जब मैं बहुत छोटी सी थी तब एक दिन घर में थोड़ा सा फुसफुसाहट सी हुई, शायद 8-9 साल की रही होंगी, कि आज स्कूल मत भेजो। मेरे पापा जी अम्मा से कह रहे थे कि स्कूल मत भेजो इसको, क्योंकि वही रास्ता है एक केवल। तो उन्होंने पूछा क्यों, आज क्या हो गया? अरे वहाँ नथ उतराई है किसी की और तमाम और तंग मच रहा है वहाँ पे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे मना कर दिया कि स्कूल मत जाओ। मैंने कहा क्यों? वही मैंने कहा ना, मेरा थोड़ा विद्रोही स्वभाव था। तो उन्होंने बेटा वहाँ नहीं, आज अच्छा नहीं, आज उनके यहाँ दावत है। तो मैंने कहा ठीक है नहीं जा। मैंने कहा मैं थोड़ी जा रही हूँ उनकी दावत में। मैंने कहा नहीं जाना नहीं है। नहीं, लेकिन चूँकि घर इतना पास है वहाँ से कि इधर उधर खेलते कूदते गुजरते, एक नज़र मारने के लिए वहाँ तक चले गए। देखा तो पूरे में झंडियाँ लगी हुई, वो लगाते थे ना रंग बिरंगे पुराने ज़माने में, वो लगी हुई। तो हमने सोचा किसी की शादी वादी होगी, उसको ये नथ उतराई कह रहा हूँ, जो भी समझ में आया, जितना छोटी उम्र थी। अब देखिए कि ये ज़रूर हुआ कि कैसे कहाँ पापा जी ने सुना और उन्होंने मेरी अम्मा को कहा कि कोई बता रहा था कि कोई बिंदिया नाम की छोटी लड़की है और जिसकी नथ उतराई हुई है। पहले घरों में चर्चाएं तो होती नहीं थी और बड़ा साइलेंट मूड पे वो बिल्कुल एकदम बात कर रहे थे। सोचा मैं सो रही, लेकिन नहीं, मैंने सोचा ये है। फिर जब वो सब वक्त बीतते गए, सारी चीज़ें होती गई, तो अचानक एक दिन एक आदमी ने मुझे रोक कर कहा कि वो बुला रही है आपको। मैं एक औरत को अक्सर देखती थी कि वो ऐसे ही भिखारिन की तरह पड़ी हुई है, कभी किसी ने खाने को दे दिया खा लिया, नहीं तो पड़ी हुई है ऐसे ही। तो मैंने कहा वो कौन है? कह रही वो ये कह रही है कि वो लाल बालों वाली मैडम, उन्हें बुला दो। मैंने जाके पूछा, मैंने कहा कुछ पैसे चाहिए? तो मुझे नहीं पता ये सेक्स वर्कर है। नहीं। मैंने कहा कि मेरे पास टाइम बहुत कम है, मेरा नाम बिंदिया है। जैसे कौंध गया एकदम मन में कि एक बिंदिया वो भी थी, एक दिन मेरे पापा जी कह रहे थे। तो मैंने कहा फिर, मेरी बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं थी उस समय। तो उन्होंने कहा कि वो ऊपर मेरी बेटी है, एक नज़र मुझे दिखा दो बस उसे, वो नहीं जानती कि मैं उसकी माँ हूँ। मैंने कहा तुम नीचे क्यों हो? बोली मैं चाहिए पॉजिटिव, मुझे तो धक्का दे दिया इन्होंने नीचे, मेरी बेटी है, आज उसे धंधे में उतारेंगे। एक बार मैं आखिरी बार अपने बच्ची को देखना चाहती हूँ बस, जो मेरे साथ हुआ उसके साथ ना हो। ऐसा कर सकती हो? मैंने कहा मैं तुम्हारी बेटी को कैसे पहचानूंगी? बोली उसने आज सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं, तुम जाना ऊपर, जो सफ़ेद कपड़ों में लड़की हो वो मेरी बेटी है, उसे एक बार खिड़की पे ले आना किसी बहाने। मैं ऐसे ही बोलते बोलते नीचे से चली गई। मैंने कहा भाई क्या हो रहा है आज? तो बड़ी चहल पहल सी दिख रही है। नहीं दीदी कुछ भी नहीं। फिर मुझे नहीं दिखी सफ़ेद कपड़ों में कोई लड़की। अब देखिए मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि मैं उनके टॉयलेट में जाऊँ, इस कदर गंदगी है, इस कदर बुरा हाल होता है। तो मैंने उससे कहा अरे मुझे तो जाना था टॉयलेट में। बोली अरे दीदी तुम हमारे में कहाँ जाओ? अरे कौन कौन गंदे लोग आते हैं, कहाँ जाओगी वहाँ, बहुत गंदे। मैं कोई बात नहीं, एक बाल्टी पहले पानी डलवा दे और मैं चली जाऊँगी। तो बहुत मैंने जिद की। ऐसे साइड केबिन है पर्दों के और उसके बाद सामने बिल्कुल टॉयलेट है जैसी है। तो मैं हर केबिन में ऐसे हाथ यूँ करते हुए चली गई। अरे दीदी अंदर कस्टमर है, छोड़ो, जहाँ कहीं कस्टमर होता। हटो हटो। मैंने कहा चल तुम्हारा तो यही काम है।
मुझे लड़की नहीं दिखी कहीं भी। इतने में एक लड़की कमरे में से जैसे निकली तो मैंने उससे कहा कि सफ़ेद कपड़ों में लड़की कहाँ है, ऐसे कहते हुए मैं निकल गई। मैंने कहा उसे बाहर निकाल के लाओ। पता नहीं उस लड़की को क्या समझ में आया, वो उसे ले आई। अच्छा। हाँ, बाहर वो आ गई और उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो उसने मालकिन ने कहा कि ये चल थोड़ी देर तू भी खड़ी हो, वहाँ जा। उससे कहा, वो बेचारी थोड़ी सी कसमसाई मेरी वजह से। तो मैंने कहा हो जाना बेटा खड़ी है, तो ये तो जाना ही है। मैंने कहा ये कौन है? मेरी भांजी है, सब तो भांजी हो जाती है इनकी। तो मैंने कहा खड़ी हो जा बेटा वहीं जा। कह रही ओहो आज तो बड़ी मेहरबान हो मुझ पर, लड़की को खुद कह रही हो खड़ी हो जा। मैंने कहा तू मेरे कहने से मान जाएगी है कि नहीं भेजेगी? मैं तो कह रही हूँ कि मत भेज, लेकिन तू तो भेजेगी। तो फिर मैंने उसे ऐसे पकड़ा लड़की को, मैंने कहा आजा बेटा मैं भी देखती हूँ कैसे तुम्हें नीचे लगती है दुनिया। ऐसे करके मैंने उसे धीरे से कहा नीचे तेरी माँ है सामने। बोली मुझे पता है। मैंने कहा तो सुन, बहुत धीरे से मुझे कहना पड़ा। मैंने कहा भाग जा जीने में, अपनी माँ के पास जाओ, आखिरी बार तुझे देख लेगी तसल्ली से मर जाएगी। बोली कैसे? मैं कहा मैं हूँ यहाँ, भाग तू। ऐसी फिर मैं उसे मैंने कहा छोड़ वहाँ मत खड़ी हो, आ। मैं यूँ करते करते उसे ले आई, ऐसे हाथ से कर जीने के पास आके छोड़ दिया। वो भाग गई। उन्होंने कहा देखो देखो मेरी लड़की, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, उन्होंने जो शोर मचाया। मैंने कहा अब नहीं कोई पकड़ेगा, अब मैं जा रही हूँ। फिर तुम इसी काम के लिए आई थी। मैंने कहा तू छोड़, मैं किस काम से आई, मैं लड़की तेरी वापस ला के दे दूँगी, छोड़ दो। तो तुझे मुझे बताना चाहिए था कि ये बिंदिया की लड़की है, उसे एक बार मिलवाना चाहिए था तुझे। चुप हो गई। मैंने कहा वापस ला के दे रही हूँ ये लड़की, उसे मिल लेने दे आखिरी बार। लड़की नीचे गई और उसने उसके माँ के ऊपर गिर गई जाके। 2 मिनट माँ ने भी ऐसे हाथ करे और फिर आपकी आंखें नम हो गई? वो मर गई बिंदिया। लेकिन अंत में ये तो जरूर करके कि मैंने उस लड़की को वापस नहीं जाने दिया। अच्छी ज़िंदगी जी, फिर शादी हुई उसकी सरकार की तरफ से, नारी निकेतन से। ऊपर चढ़ने नहीं दिया मैंने। पर मुझे ये लगा कि जैसे घुमा के प्रभु ने वहीं खड़ा कर दिया कि क्या ये वही बिंदिया थी जिसकी नतराई एक दिन हुई और आज ऐसे चली अंतिम समय विदाई में भी। पर इतना मैंने किया जो मैंने कहीं कहा भी नहीं अभी तक, कि उसका अंतिम संस्कार ढंग से कराया। इन्हीं लोगों से कह के मैंने कहा अंतिम पुण्य काम कर लो एक बार, तुम्हारे लिए बहुत कमा के इस औरत ने दिया, तुमने इसे सड़क पर उतार दिया, पागलों की तरह घूमती रही है, मैं इसे भी कारण समझ के छोड़ती रही। काश मुझे इसके चलने फिरने के टाइम पे पता लग जाता तो कहीं एडमिट करा देती है साठी सेंटर में। लेकिन फिर की उसकी अंतिम संस्कार उन लोगों ने। एक्चुअली मुझे पता नहीं होता कि ये अंतिम संस्कार कहाँ करते हैं। अच्छा। आज तक भी मुझे नहीं पता लगा। तो उन्होंने कहा दीदी कर देंगे, विश्वास रखो। किया, उस लड़की से कराया उन्होंने। उनका कहा कि लड़की को ला दो एक बार, हम इसे करा देंगे और आप साथ ले जाना, बस वहाँ मत आना जहाँ अंतिम संस्कार है। मैंने कहा नहीं आऊँगी, अलग है उनका कहीं। लेकिन मैम आप इन्हीं लोगों से मिलती हैं और उन्हीं के खिलाफ रेस्क्यू भी करती हैं। हाँ, उन्हीं के खिलाफ करती हैं। अंदर किस तरह का माहौल होता है, कितना गंदा या कितना साफ, किस तरह का हाइजीन, किस तरह के कमरे? साफ की तो बात ही मत करो, वहाँ इतना गंदगी है कि एक चबूतरा सब जगह होता है। अच्छा। वहाँ आपको मतलब आप अगर बाथरूम करना चाहें तो आप टॉयलेट में नहीं जाएंगे, वो वहीं उस चबूतरे पे करेंगे। हाँ, शौच के लिए जाना हो आप जाएंगे वहाँ, नहाना भी आपको वहीं है उसी जगह पे। तार बंधा हुआ है, उसमें कुछ डालो नहा लो खुले में। कोई कस्टमर अंदर से आएगा वो यूज कंडोम भी वहीं फेंकेगा, गुटके भी वहीं थूकेगा, ऐसे भी जनरल गंदगी वहीं थूकेगा और वहीं पेशाब करेगा। और एक लड़की बैठी है स्टूल पे, खाना खा रही है। खाना क्या, दाल चावल पानी जैसे। मैंने उसे कहा बेटा वो तो बदतमीज़ है, इसको ना मैं दिख रही ना तुम इधर आओ, छींटे तुम्हारे ऊपर पड़ रही होंगी। तो उसने मालकिन की तरफ ऐसे एक बार देखा, पता नहीं क्या कहा मालकिन ने आँखों आँखों मुझे, कि वहीं बैठ के फिर से खाने लगी। आप त्रासदी समझ सकते हो कि किस कदर उनको आतंकित किया जाता होगा कि वो वहाँ से उठने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाई, उस स्टूल से उठने की, कि जहाँ एक आदमी पेशाब कर रहा है वहाँ यूज कंडोम पड़े हैं, गंदगी पड़ी है। मतलब वहाँ उस चबूतरे को देखना मुश्किल होता है।
वहीं खाना खाना, वहीं वो खाना खा रही है। तो इंतहा है वो, मतलब शायद आपने कभी सोचा ना हो कि जो वो कमरे हैं वो केवल एक औरत की अस्मिता ही नहीं लूटते, उसकी पूरी ज़िंदगी लूटते हैं। उसके पास अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं है। वो कपड़े भी सबके कॉमन टंगे हुए हैं, उनमें से कोई भी उतार के पहन लो। आजकल किसी और ने पहना हुआ महीनों धुलते नहीं है, कब किसने पहना होगा कल। और एक सस्ता सा पाउडर और एक वैसलीन जैसी डिब्बी, 5-6 कलर, और उसमें वैसलीन में यहाँ लगाओ, उसी में एक कलर मिलाओ, उसी होठों पे लगा लिया, वही आईलिड्स पे लगा लिया, मेकअप हो गया। और वो कई बार इन्फेक्शन भी करता है होठ पे, पता नहीं कैसी वैसलीन को वहीं आके दे जाते हैं, वो भी उनका कपड़ा भी वहीं दे जाते हैं उनके परमानेंट कस्टमर। एक झोला छाप डॉक्टर भी उनके लिए परमानेंट होता है, वो भी ऊपर ही आता है, नीचे जाने की कोई उनके पास रास्ता नहीं है। और अगर किसी के कोई जाने लगती है कुछ दिन रह के, तो उसका बच्चा उसकी बेड़ी होता है, वो कहीं नहीं जाएगी। वो नीचे सामान लेने जा रही तो ले आएगी, मगर वापस आ जाएगी। यूँ तो मेरे कोई इवेंट्स होते हैं तो उनमें आती, मैं कुछ भी कर रही हूँ इनसे रिलेटेड ही करती हूँ, चाहे वर्कशॉप की हो, कोई रैली निकाली हो, कुछ भी किया हो, तो आती हैं ये सब जगह, और इनसे ही मैं बात कराती हूँ, चाहे मीडिया से करानी हो। कोई अच्छे इवेंट्स में जैसे कारगिल युद्ध के, मैं उनके अच्छे पहलू को कभी इनकार नहीं, बस ज़रूरत है निकालने की कि कारगिल युद्ध के दौरान मैंने कहा दुनिया कर रही है, तुम क्या करोगी? और दीदी मैं तो पता नहीं, मैं कहा पुराना इतिहास देखना कितना तवाइफों ने किया है। तो उसने कहा बताओ, मैंने एक बॉक्स दिया, मैंने कहीं रखा है, जो करती हुई इकट्ठा कर लो। सब ने करे पता नहीं उसमें कितने होंगे, मुझे नहीं मालूम। फिर उन्होंने कहा दीदी बाहर गया, मैंने कहा जाओ डीएम को देख आओ, हमको मत भेजो। मैंने कहा नहीं जाना तो तुमको ही, मैं खड़ी रहूँगी पर बाहर रहूँगी, मैं डीएम साहब के अंदर नहीं जाऊँगी, क्रेडिट तुम्हारा ही है, मेरा नहीं है। मैं जैसी अंदर गई तुम मुझको चला जाएगा वो क्रेडिट, वो नहीं, वो दे के आती है। या हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा कांड हुआ, विक्टोरिया कांड, आग लग गई थी, है ना, तो हमने कहा कुछ नहीं करोगी? बोले बताओ दीदी करना चाहते हैं। मैंने कहा चलो वहाँ भी जाओ, वहाँ भी गई, वो जो भी श्रद्धांजलि दी उन्होंने वो सब किया, लेकिन अच्छा खासा कपड़ा इकट्ठा किया, पैसे जो खुद के लिए नहीं खरीदती कभी, लेकिन उनके लिए खरीद के इकट्ठा किया। मैंने कहा किसको दोगी, कपड़ा पहनने वाला वहाँ कौन है? वो सब अच्छे तबके के लोग थे जो वहाँ अंदर मरे हैं, उनको नहीं समझ में आया। मैंने कहा पैसे इकट्ठा करो, ये कपड़े रख लो, कभी जहाँ बांटने होंगे कभी बंटवा देंगे तुमसे। तो वो मैं उनसे ही करा देती हूँ, ये तो उनको पता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में करूँ तो उनको बुला लेती हूँ, जो भी उनकी बड़ी हैं, तो खुद बताओ अपनी जो परेशानी है, जो समाज नहीं सुनता, सरकार नहीं सुनती, इल्ज़ाम तुम पे है। तो ये तो उन्हें पता है कि मेरे यहाँ कुछ भी फंक्शन हो तो मैं बुलाती हूँ, उन्हें मजबूर करती हूँ कि कुछ भी करो, जन्मदिन मनाओ। बोले दीदी पता ही नहीं कब पैदा हुआ। अभी फिर हमें एक रास्ता खुला, हमने कहा सबके जन्म प्रमाण पत्र बनवाएंगे, तो अब सबके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन अतुल जी, जो जिस्म की इस चक्की में रोज खुद को पीस रही हैं, हाँ, उनको क्या कभी बीमार होने का हक या आराम करने का हक मिलता है? उन्हें पीरियड्स में सबसे ज़्यादा कस्टमर झेलने पड़ते हैं, प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा कस्टमर झेलने पड़ते हैं। आराम की तो हर औरत घर की ये सोचती है कि जब पीरियड्स का टाइम होगा तो हमको 5 दिन आराम मिलेगा, कितनी भी कामकाजी हो। और अब तो कुछ इंस्टीट्यूट्स में भी हो गया कि भाई 5 दिन उनको एक अलग कमरा दिया जाए, लेकिन उनके पास नहीं आराम का कोई, आउटडेटेड होने तक उनके पास आराम का प्रश्न ही नहीं है कहीं। वो एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होती है, बस जाओ जाना तो। और एक महिला अपनी जिंदगी के कितने हिस्से तक या कितनी उम्र तक? 25 से 30 तक बस, उसके बाद नहीं है। उसके बाद क्या? या तो ट्रैफिकर बन जाओ, लड़कियां फंसा के लाने लगो, या ग्राहक की दया पे जिंदा रहो कि खुशामद करो, पैर पकड़ो, 5 रुपये 50 रुपये में तुम्हारे साथ चलूँगी, अंदर आ जाओ कमरे में, और 30 रुपये में आ जाऊँगी, 20 रुपये में आ जाऊँगी, नहीं तो 5 रुपये दे दो, मैं शाम को कुछ खा लूँगी और दूसरे से भी ले लूँगी, 10 रुपये का मुझे मिल जाएगा, कुछ रोटी नहीं है आज की, इस पे ज़िंदा रहें। या लड़कियों से कि तुम अपने उसमें से मुझे 2-2, 4-4 रुपये, 5-5 रुपये भी दोगी तो मेरा रोटी का टाइम हो जाएगा, मैं तुम्हारे कपड़े धोऊंगी, सफाई करूँगी, जो कहोगी वो करूँ। लेकिन सफाई कहाँ, यही तो है इतनी सी जगह, इसमें कहाँ सफाई होनी है और कहाँ काम होना। कहीं कोई किसी का अलग कमरा नहीं है सिवा मालकिन को छोड़ के, और कोई कमरा नहीं है। सब एक साथ सोते हैं? सब ऐसी फर्श पे थक जाओ तो पड़ जाओ कहीं भी, कोई सोने की जगह नहीं है स्पेशली। और पर्दे टंगे हुए हैं, वो केबिन समझ लो उनको। एक जगह मतलब अंदर 3 पर्दे डल गए, बाहर 3 पर्दे डल गए, बन गए केबिन, बस
अलग वहीं गद्दे डाल दिए क्या वो है। लेकिन अतुल जी, हम कई बार फिल्मों में देखते हैं कि इस तरह की महिलाओं को भी प्यार हो जाता है, दिल लगा देते हैं बहुत कस्टमर के साथ। बहुत सारी शादी कराई मैंने ऐसी, और बड़े लोगों को इन्वॉल्व करके कराई। मैं लुक आफ्टर भी करती हूँ। मैं CWC चेयरपर्सन थी उस समय। तो मुझे किसी ने फ़ोन किया कि एक्चुअली मेरे मायका होने के मुझे बहुत सारे बेनिफिट भी हो जाते हैं कि बुआ जी वो एक लड़की आ गई भाग के और मेरे घर पे, अब मैं तो डर रहा हूँ। मैं कहा डर मत, मैं आ रही हूँ, जो भी मुझे यहाँ से टाइम लगेगा हापुड़ से। यहाँ पहुँची, मैंने कहा बताओ ये लड़की है। मैंने देखा वो लड़की दूसरी कम्युनिटी की थी। मैंने कहा बेटा तुम बड़ी हिम्मत की, तुम भाग गई। तो बोली मुझे शादी करनी है। मैंने कहा आज ही आइयो, आज ही शादी, अभी लड़का भी तो ढूंढूंगी, कुछ तो थोड़ी करने तो दो, लीगल चीज़ें भी होंगी। तो बोली नहीं नहीं लड़का तो मैंने ढूंढ रखा है। मैंने कहा अब लड़का कहाँ है? ये खड़ा आगे। अब लड़का जो वही मुझे फ़ोन कर रहा था। तो मैंने कहा तूने तो बताया नहीं। बस बुआ जी बचा लो इसे, इसके पेट में मेरा बच्चा है, वहाँ नहीं भेजूँगा। मैंने कहा तुझे कैसे पता? अरे आपको तो पता है, मुझे क्यों नहीं पता? मुझे ये पता है कि मैंने कभी प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया, बाकी ये किसी के भी साथ गई तो भी प्रोटेक्शन से की। मेरा बच्चा है, इसे निकाल दो। मैंने कहा सोच ले, एक तो धर्म अलग है और दूसरा अगर जरा सा भी से दिक्कत हुई तो मैं बहुत पता मारती कैसे हूँ। मैंने कहा तुम मुझे मेरी जान ले लेना, मेरी शादी करा दो। मैंने कहा चलो थाने पे चलते हैं। अब वो डरे थोड़े। मैंने कहा आ जाओ थाने चलेंगे। थाने पहुँच गए। मैंने, हमारे शहर का जी बहुत नेक इंसान थे, आज नहीं रहे। और मैंने उन्हें फ़ोन किया। मैंने कहा सर आप तो हमेशा कहते रहते हो कोई पुण्य हमसे भी करा लो, नेक दिली। मैंने कहा आ जाओ एक निकाह कराना। बोले बहन जी आया मैंने कहा थाने पे आ जाओ। फिर हमारे शहर के एक बड़े मुअज़्ज़िज़ आदमी थे, आज दोनों ही नहीं रहे। तो मैंने उनसे कहा भाई साहब हमेशा कहते रहते हो कि मुझसे कुछ नहीं कराती। मैंने कहा चलो आज एक शादी में पिता बनो, आओ। बोले आ रहा हूँ। ऊपर वाले कृपा के कभी कोई हमें मना नहीं करता। वो आ गए और इंस्पेक्टर थोड़ी थोड़ी देर में बहन जी आज तो मेरी इज्जत गई, आज तो मेरी नौकरी खा जाओगी। मैंने कहा कुछ नहीं होना। कहा मंदिर क्यों बनाया, इस मंदिर में कराऊंगी, तुम्हारे ऑफिस में थोड़ी करा रही हूँ, तुम आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं। हमने उनको बनाया, पिताजी जो लड़की की तरफ से हिंदू हैं और उनसे कराया उसका। और काजी साहब ने निकाह पढ़ा है, दोनों शादी की, फेरे भी डलवाए, ये भी कराए और उनसे छुआरे वारे बंटवाए, इससे मिठाई बंटवाई और शादी हो गई दोनों की। तो हमने क्या आशीर्वाद तो दे दो। इंस्पेक्टर साहब से कहा मुझे तुम रखो, मेरी वर्दी मुझे अलाउ नहीं करती है। छोड़ो चलो। और अब देखो उसके 3 बेटियाँ। और मैं ये नहीं कहती मैंने किसी की भी शादी ऐसी जगह करी है कि वो बड़े राज कर रही हैं। सब कोई रिक्शे वाला है, ढोर डंगर पालने वाला है, खेत में दूसरे की मजदूरी कर रहा है। लेकिन मेरी एक भी बेटी ने, कभी बच्ची ने मुझे ये बुराई नहीं दिलवाई कि ऐसी लड़की दी आपने। हमने एक शादी की थोड़ा दूर गाँव में, तो गांव से कोई अभी मेरे पास 2-3 महीने पहले आया। उसने कहा बहन जी कोई ऐसी लड़की हमारे लड़के के लिए बताना जैसी आपने वो शादी कराई। देखिए वो आसामी लड़की थी, भाषा भी ढंग से नहीं समझती थी। अरे आज वो मतलब हर चीज़, हम सोचते थे मंदबुद्धि है, लेकिन हर काम करती है। अरे अपनी सास ससुर की बड़ी सेवा करती है, खाना बनाना, ढोर डंगर का, बस दूध तो निकालना आता नहीं, बाकी सब काम करती है। तो ठीक बात है। मैं सोचती हूँ कि भाई मेरी साथ ही कम से कम ऐसा हो जो औरत को औरत तो समझे। बस वो ये सोचती है वहाँ से निकल के कि भले ही बिल्कुल ऐसा हो कि जहाँ 2 टाइम की रोटी भी ना हो, पर इज्जत तो मिलेगी। सही बात है। बस तो मुझे कभी किसी बच्ची ने नुकसान नहीं दिया। ठीक है। लेकिन अतुल जी अभी तक तुमने एक पक्ष की बात की, तो उस मंडी की बात की जहाँ औरतें सज रही हैं। लेकिन एक मंडी वहाँ भी जहाँ पुरुष भी बिक रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ये क्या कहानी है? देखिए सब इसका कहानी ये कि उनको कोई बेच थोड़ी रहा है, वो तो खुद बिक रहे हैं। पैसे की जो भूख हमारे अंदर इस पीढ़ी में मैं देख रही हूँ, जो सो कॉल्ड जेन जी, ये मुझे कभी समझ नहीं। हमको तो ये बार बार कहा जाता था कि भाई भूखा भगवान किसी को नहीं सुलाता। जो सड़क पे बैठे हैं वो, जो भिखारी है वो भूखा नहीं सुलाता। भूखा उठाता उसको भी है जो करोड़पति अरबपति है, वो भी सब भूखा उठेगा। तो इसलिए पैसे की इतनी नहीं होनी चाहिए है मेरी। लेकिन इन लोग बच्चों में इतना ज़्यादा है। ये क्या ब्रांडेड कपड़े, मुझे इनकी कोई टैगलाइन समझ नहीं आती। ब्रांडेड शूज़, ज्वेलरी, लड़कियों को भी लड़कों को भी सबको चाहिए। और सबसे ज़्यादा शर्मनाक तो ये बात है कि किसी को जिगोलो बनने के मुझे लोग फ़ोन करते हैं। हैरानी की बात ये है, मुझे अभी एक किन्हीं सज्जन ने फ़ोन किया, नंबर मैंने सेव कर रखा है। उन्होंने कहा कि मैडम मैं जिगोलो कैसे बन सकता हूँ। हमने पूछा, मैंने कहा कितनी उम्र है आपकी? मैं 60+ हूँ। मैंने कहा उल्लू के पट्टे, तेरी माँ होगी, पहले वहाँ से शुरू कर। माँ ना हो तो बेटी होगी, मुझे कहने में संकोच हो रहा, तुझे नहीं हो रहा तो उसके साथ शुरू कर।
बीवी को तो तू कर चुका जो करना था, अभी बेटी हो घर में और भाई की बीवी हो, वहाँ से शुरू कर, जिगोलो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पहले ट्रेनिंग तो कर ले। और मैंने कहा दोबारा फ़ोन कर दिया तो सीधे एसएसपी को दूंगी ये नंबर, तो फिर तो आया नहीं। ऐसे बहुत लोग करते हैं, आप उनमें भी पढ़ोगे तो बहुत लिखते हैं मुझे बनना जिगोलो कैसे बनना। ये शर्मनाक दौर से गुजर रहे हैं हम। तो बहुत पैसा है इसमें देह की, हाँ बहुत, 50,000 से तो कम है ही नहीं किसी महिला के पास जाने का 50, क्योंकि वो महिलाएं हैं जिनके पास पैसे की कोई था नहीं है और पतियों के पास समय नहीं है। एक रात का 50,000? हाँ बिल्कुल। रेंज कहाँ तक जाती है? बहुत, लाख 2 लाख, वो सेटिस्फेक्शन पे डिपेंड करता है। कोई ऐसा जिगोलो आपको मिला? हाँ, तभी मुझे पता लगा। लोगों ने जैसे देखिए, पहले मैंने शुरू में किसी से कहा कि भाई, उसने आगे का लड़का आया, अच्छा सा, हैंडसम सा, स्मार्ट सा, और आसपास के ही देहात का था। तो उन्होंने कहा मुझे अकेले कसमस आ रहा था, अकेले बात करनी है, चलो कर लो, अकेले बात कर लो, हम कौन सा मना कर रहे हैं। तो बोला जी मैं जिगोलो हूँ। मेरे लिए मैंने कहा ये क्या होता भैया? मैंने कहा ये भी कुछ ऐसा होता होगा जैसे किन्नर या कुछ और। मैंने कहा भाई ये क्या होता है? तो उसने कहा आपको नहीं पता। मैंने कहा नहीं पता, तू बता। पुरानी बात हो गई, 2007 की बात कर रही हूँ, आज ये बात तो खुल के हो रही, मैं 2007 की बात कर रही हूँ। तो उसने कहा जी मैं जिम करता था, और जिस दिन मैंने छोड़ा, मैं बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली का हूँ, जिस दिन छोड़ा तो वो मुझे जिम के जो मास्टर जी थे हमारे, वो ये कहने लगे कि पैसा कमाना चाहता है तो देखो जी पैसा किसको नहीं चाहिए। तो फिर बोले, उन्होंने कहा कि वहाँ चले जाओ, वहाँ एक महिला मिलेंगी और उनके साथ तुम्हें सेक्स करना है। मुझे शर्म आई उससे, मैं सच कहूँ तो। मैंने कहा तू ये बात मत कर, तू जा बाहर। बोले मेरी थोड़ी देर सुन लो, फिर आप मुझे मारना पीटना कुछ भी करना। मैंने कहा फिर कि जी मैं गया। वो एक महिला थी, 50+ थी, मोटी सी थी थोड़ी, बड़ी सी शानदार कोठी उनकी। तो मैंने उनके साथ 50,000 में डील की, डन। तो उन्होंने बोला कि, मैंने कहा तुझे जिम वाले को भी देना था कुछ? बोले हाँ वो तय हो गया था कुछ %। मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आई कि तेरी माँ भी हो सकती है? बोले जी उसे भी शर्म नहीं आई कि मैं बेटा हो सकता हूँ। लेकिन हद तब हुई कि जब उन महिला ने मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि मेरी एक फ्रेंड है, कुछ और पैसे कमाना चाहोगे, वहाँ चले जाओ, तो मैं उनके ज़रिए एक रात में 5-5 औरतों के पास जाने लगी। इनका रुक गई। मैं जानती हूँ औरत की कोई लिमिट नहीं है, मगर मर्द की लिमिट है। तो 5 औरतों को कैसे सेटिस्फाई कर रहा था? तो जी वो उन्होंने गोलियाँ दी थी मुझे। मैं कि गोली काहे की थी भाई? क्या बताया, भूल गई मैं, नाम बताया, चर्चित सा नाम है अब तो मैंने कहा फिर वो खाई? हाँ। अब क्या हो गया? तो मैंने कहा जा फिर, यहाँ क्यों बात कर रहा है? मैं तो सोच के भी तेरे से तृष्णा हो रही है, तू इस तरह की बात कर रहा है। तो मैंने कहा क्या पता तू मेरी तरफ से देख के क्या सोच रहा हो। मैं तो सीधी ये बात सोचती हूँ। मैंने कहा मैं अब तुझे बेटा भी नहीं कह पा रही, तुमने ध्यान नहीं किया होगा, मेरी आदत है कि मैं बेटा कहे बिना बोलती नहीं। मैंने कहा अब नहीं कह पा रही मैं तुझे। तो उसने कहा कि कुछ भी कह लो आंटी जो भी है, पर हालत ये है कि मेरी अब शादी होने वाली है, और उन औरतों का ये कहना है, पहली बात तो मैं खुद को शादी के काबिल नहीं मान रहा, फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। दूसरा ये है कि वो औरतें कहती हैं कि हर रात जैसे आता रहा ऐसे आएगा, अब ये कैसे संभव है? मेरे फादर ने कह दिया कि भाई अब रात की शिफ्ट नहीं करोगे, अब दिन की करो। उनको ये पता है कि मैं गुड़गांव जॉब करता हूँ, तो अब दिन की करोगे क्योंकि बहू आएगी घर में। और ये औरतें कह रही हैं कि नहीं तो फिर हम पतियों को बताएंगे, अपनी तुम्हारी रील वो दिखाएंगे, वीडियो तुम्हारे CCTV कैमरे में दिखाएंगे। मैंने कहा दिमाग, शरीर के साथ साथ दिमाग भी बेच दिया था क्या? जब तू CCTV कैमरे की फुटेज दिखाएगी वो औरत, तो वो उसके घर का CCTV फुटेज है, तेरा थोड़ी। तू नॉर्मली जा रहा है, उसके कमरे में एंटर कर रहा है, कमरे में तो लगा हुआ नहीं। बोले ना जी कमरे में कह रही है कि वीडियो बनाई है हमने तेरी। तो उनको वीडियो में वो औरत नहीं है। बोले जी उसका चेहरा नहीं है, वो कह रही है। मैंने कहा ठीक है मान लिया, उसका पति देखेगा तो उसके शरीर से एक एक हिस्से से पता लग जाएगा ये कौन औरत है। मूर्ख है तू। उसको थोड़ा सुकून सा हुआ। बोले जी क्या करूं? मैंने कहा पहले अपना इलाज करा, डॉक्टर के जा, और जो भी फिटनेस होने के लिए दवाई लेनी वो ले, उसके बाद बिंदास शादी कर। ये औरतें कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि ये बड़े घरों की औरतें हैं, ये अपने आप को एक्सपोज नहीं होने देंगी, तो बेफिक्र रहे। तो ये जी बोलो इस तरह से शुरुआत हुई। बहुत बरसों बाद, हमें जब तक उसके मुँह से सुना था, बरसों बाद वो कहीं पे लोगों ने बताया कि भाई वो एक फिल्म आ रही है, सीरीज़ आ रही है जिगोलो। हमने कहा चलो देखते हैं। तब हमने वो देखी, वो कौन, सत्यदेव मिश्रा की कि किसकी पता नहीं, वो जिगोलो आई। तो हमने कहा ये नाम हमने तो रख नहीं दिया भैया, ये डायरेक्टर हमसे स्टोरी लेने गया,
जो लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। फिर आ गई अभी कि नवीन की, हाँ नवीन, फिर एक और आई जिगोलोपी। तो मैंने कहा ये भी डायरेक्टर साहब हमसे कभी नहीं मिले, कहाँ से? तो ये ऐसा कड़वा सच है कि कहीं से तो ये बातें चलती हैं, कौन ये नाम रखता है। लेकिन अतुल जी, दोनों स्थितियां आपने देखी हैं। हाँ। एक तरफ वो मंडी जहाँ महिलाएं हैं, एक तरफ वो प्लेजर जहाँ पुरुष महिलाओं को सेटिस्फाई करने जा रहा है। अंतर क्या दिखाई देता है आपको? बेसिक बहुत कुछ। वहाँ जो मर्द जा रहा है वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने जा रहा है। वो कर रहा है एक ऑब्जेक्ट की तरह से कि उसे कैसे भी इस्तेमाल करे। एक मोम की गुड़िया है, कैसे भी इस्तेमाल करेगा, वो उस पर कोई रोक टोक है नहीं, लेकिन इलीगल सेक्स नहीं करेगा, कुछ नॉर्म्स वहाँ के भी है ना। तो वो स्थिति है। और औरत को मारेगा भी, चीखेगा, मतलब जब यहाँ तक कर सकता है कि किसी के बस की सेक्स करना नहीं है, तो वो पैर का अंगूठा उसके इंटरनल पार्ट्स में डाल रहा है, कटा फटा नाखून, और लड़की लहूलुहान, 16 साल की भी बच्ची नहीं, और लहूलुहान बच्ची अंदर से निकल रही है। तो मैंने कहा इसको क्या पीरियड्स हो रहे थे? उसने भेजा नहीं, तो उसने उस बच्ची से पूछा तुझे पीरियड्स हो रहे थे? बोले नहीं। इस आदमी ने ये पैर का अंगूठा डाला, और 60 साल का आदमी, 60 से भी प्लस, और ऐसे खीसे नहीं बोल रहा है, ऐसा जी कर रहा है इसके दांत तोड़ दूं एक दो जो बचे हुए हैं। बड़ा हंस के कमर के पीछे हाथ कर रखकर झुका हुआ शरीर उसका, और पैर का अंगूठा उसका खुद भी लहूलुहान हो रहा था। ये क्या से ये सेक्स है? ये केवल अपना प्लेजर है उनकी चीखों में, उनका वो फ्रस्ट्रेशन है। जो एक मैं छोटी सी एक उदाहरण देती हूँ कि सड़क पे एक गाड़ी वाला जा रहा है, एक रिक्शा वाला जा रहा है। अगर कुछ हो गया तो पुलिस वाला डंडे मारेगा दो कि चल तू न कराइए, और गाड़ी वाले से कहेगा भाई साहब तुम जाओ। वो फ्रस्ट्रेशन वो आदमी वहाँ निकालता है। हर आदमी वहाँ ऐसा आता है कि जो घर में जिसकी इज्जत नहीं, या बाहर उसके अपने सेक्टर में जहाँ काम कर रहा है वहाँ उसको दिन रात फटकार पड़ रही है, वो सब वहाँ उतार जाता है। शाम को 250 रुपये दे के, 300 रुपये दे के, वो सब वहाँ उतार के फ्रस्ट होकर जाता है। और ये जो महिलाएं हैं जो बुलाती हैं, ये तो प्लेजर के लिए बुलाती हैं। वो अपने आप में प्राउड करती हैं कि अभी भी मुझे देखिए लड़का पसंद करता है। ये उनकी अपनी सोच है। उन्हें नहीं पता तुम खरीद रही हो उस लड़के को, उसका कुछ लेना देना नहीं तुम्हें पसंद करने से, और वो इसी में खुश है बस। और ऐसे ही लोगों ने तो व्यापार क्या है ये पूरा का पूरा अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि ये मांग पे है ना। मांग है तो है, डिमांड एंड सप्लाई है पूरा। अगर मांग ही ना हो तो सप्लाई कैसी होगी? और हर जगह, चाहे वो रेड लाइट एरियाज हो, चाहे जिगोलोज हो, या एस्कॉर्ट सर्विसेज हो, ये सब डिपेंड करती हैं डिमांड पे। और डिमांड जिस दिन खत्म हो जाए तो उस दिन ये चीज़ें नहीं रहेंगी। लेकिन जो एस्कॉर्ट सर्विसेज होती हैं जिसका जिक्र आपने किया, हाँ, इनका प्रारूप क्या होता है अतुल जी? आपको देखना होगा। आप चले जाओ गुड़गांव MG रोड, अपने दिल्ली में 10 जगह आपको बता दूंगी जहाँ खड़ी हैं। मेरठ में आ जाओ, मेरठ में दिखा देती हूँ, खड़ी हो जाएंगी वो। और मेरठ में तो उससे वर्स्ट है कि वो दिन में है 10 to 5 की तरह घर से कह के आती हैं कि जॉब करने जा रहे हैं फैक्ट्री में। बहुत ही लोअर क्लास की महिलाएं हैं, महिलाएं, लड़कियां नहीं कह रही हूँ, कभी कभी इक्का दुक्का लड़की भी होती है। और पूरा ये भी देख लेगा, रोडवेज के सामने, दिल्ली बस अड्डे के सामने मुंह बांध के वो खड़ी है। 1000 बार हमने अखबारों में छपवा दिया। वो लोग हमसे बुला के खुशामद करते हैं, रोडवेज के अधिकारी, इंजन से पीछे छोड़ाओ यात्री। और सामने एक जो होटल वाले, वो कई बार हमने जेल भी भिजवा लिए, लेकिन फिर भी वो खड़ी हैं। और ये इनका प्रारूप है कि वो कस्टमर को पता है कौन है। जैसे MG रोड पे वो लड़कियां खड़ी थी, और हम वहाँ से जब गुजरे, एक पॉडकास्ट के लिए मैं गई थी, तो पुलिस वाले भी, एक विकेट है छोटी सी, मैंने उनसे कहा भैया देख तो रहे हो आप, कितने अधरंगे कपड़े, बहुत ही गंदे कपड़े, और इतना मेकअप है भी, कुछ तो कहो ही नहीं, इतने भारी भरकम फ़ोन ले रही हैं ये। तो उन्होंने कहा जी मुझे अपनी नौकरी प्यारी है। कब इनके क्लाइंट में हमारा कोई अधिकारी निकल आए, कोई बड़े नेताजी निकल आए, कोई बड़े कारकुन निकल आए बिजनेस में, नहीं, हम नहीं कह रहे, हम तो मुँह फिर लें। जो जैसे इनका कोई क्लाइंट आता हम तो इधर को कर लें कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ही कोई हो, हम नहीं देखते। इनको सब पता है कि लेकिन मैं बहुत पुरानी, और आज से नहीं है ये, हमारे ज़माने में कॉल गर्ल कहते थे, और नहीं, बहुत उसका प्रारूप भी नहीं पता था। 2004 में एक एक्सपीरियंस शेयरिंग विजिट पर हमको जाना हुआ हैदराबाद। हमारे साथ 2 IAS थे और एक और NGO था। तो मुझे नहीं आइडिया था, और जब मोबाइल नहीं था तो एक लड़की खड़ी वहाँ साइड में, थोड़े ऊंचे फुटपाथ हैं, एक लड़की पोल पे खड़ी, एक पैर पोल पे था उसका ऊपर की तरफ करके ऐसे, और वो किताब पढ़ रही। मैंने कहा देखो कितनी अच्छी बच्ची है, सड़क पे भी किताब पढ़ रही है, इतनी बहुत ही मतलब लगन है। मैंने सर को कहा, मैंने कहा सर शायद इसको ना वो नहीं मिल रहा, कई बार रेड लाइट कई बार क्रॉस होती है, कई बार मुश्किल से बहुत भीड़ रहती है।
मैंने कहा इसको लिफ्ट दे दें। उन्होंने मुझे बड़े अजीब से तरीके से देखा, कहा तुलसी आप इस क्षेत्र में काम करती हो? मैंने कहा हाँ जी। तो आपको ये नहीं पता ये लड़की कौन है? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं मालूम। अरे ये कॉल गर्ल है, ये अपना क्लाइंट का इंतज़ार कर रही है। तो मैंने कहा कैसे पता आपको? बोले आपने देखा किताब लेके, ये ऐसे है किताब, ये किताब है और ये अंगूठा ऐसे है, और क्लाइंट आएगा कार्ड लेके तो वो ऐसे करेगा अंगूठा, तो ये चली जाएगी वहाँ, तय होंगे, अगर नहीं हुआ तो वापस आके खड़ी हो जाएगी, फिर किताब ले लेगी ऐसे। अब मोबाइल है ऐसे, ये ऐसे ही रहेगा, बस ऐसे मोबाइल रह जाएगा अंगूठा उनका, ये सिस्टम। ठीक है। तो और अब तो जगह चिन्हित हो गई तो वहाँ खड़ी हैं। और बाकी एस्कॉर्ट सर्विसेज के तो आप गूगल बाबा को उठा के देख लो, कितने पड़े, एक धार्मिक स्थानों में पड़े। धार्मिक स्थान से एक लड़की मुझे फ़ोन करती है, शादी बच्ची, हाँ एक बहुत बड़े धार्मिक स्थान से, और कहती है कि जी यहाँ हर ये जो जिस गली में ये है, इस एरिया में ये है, हर घर की औरतें, वो चाहे 16 साल की लड़की है, चाहे वो 50 प्लस की महिला है, वो सब कॉल गर्ल है। और वो अपने घरों में यात्रियों को टिकाती भी हैं और सेक्स भी प्रोवाइड कराती हैं। अब मुझ पे भी दबाव बन रहा है, मेरी सास कह रही है कि आप भी ये काम करो, घर की माली हालत सुधारनी है। तो मैंने कहा बेटा तुम अपने घर वालों से कहो, माँ बाप से, अपने पति को, बोले पति भी तो इसमें सब में शामिल है, उसके बिना उसकी माँ कैसे जा सकती है, बहन कैसे जा सकती है। तो मैंने कहा, बोली जी मैंने लव मैरिज की, मैं गुजरात की हूँ, मैं घर वालों से कैसे बताऊँ कि कितनी गंदी जगह आ गई मैं, और ये सब कह रहे हैं। मैंने कहा बेटा कुछ और काम क्या आता तुम्हें? बोली मेरे को अच्छा, मैं सिलाई वलाई भी अच्छी करती हूँ। तो मैंने कहा कुछ करो। फिर आजकल मैं देख रही हूँ कि मुझे बराबर डाल रही है, उसने अपना कुछ बुटीक का शुरू किया है, तो कुछ ऐसे अच्छे ब्लाउज़ और ये सब चीज़ें डाल रही है। तो हो सकता है उसने अपने आप को इस चीज़ में लेके कि भाई कब मैं आपको पैसा दूंगी कमा के, पर ये काम नहीं करूँगी। आप इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि मतलब औरतों ने अपना देह को एक व्यापार का जरिया बना लिया। ठीक है अतुल जी, पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव में, लेकिन कुछ बातें हैं जो करना विशेष है आपसे। हम चाइल्ड पॉर्न को भी इन दिनों बहुत देख रहे हैं और बेइंतहा लेवल पे देख रहे हैं, दुखदाई स्थिति है। ये चाइल्ड पॉर्न का कनेक्शन हमारी सोसाइटी के साथ कैसे दिखती हैं आप? देखिए मुझे नहीं पता कि कितना पैसा चाहिए आदमी को जीने के लिए, बस रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरत पूरी हो ही पैसा काफ़ी है। लेकिन हम पैसे की चाहत में इतने पागल हो गए हैं कि जैसे जो वो इंजीनियर साहब जेल में हैं, दोनों पति पत्नी, वो अच्छे खासे इंजीनियर हैं, तो नौकरी भी अच्छी खासी थी, बच्चे विदेश में सेटल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उन्होंने अपने अकेलेपन का कमाने का ये साधन बनाया, और वो अपनी कॉलोनी में बहुत सोफिस्टिकेटेड जाने जाते हैं, तो अपने बच्चों को जाने में वहाँ कोई परहेज नहीं करता। तो बच्चों को उनकी बीवी कह के लाएगी चलो आज ये बनाया मैंने ये खाना, बच्चे आ जाएंगे क्योंकि माँ बाप से रोक टोक नहीं है, वो आ जाएंगे, और उनके साथ वो पति सेक्स करेगा और वो पोर्न बनाएगी। बच्चा, मैंने कहा बच्चा क्यों नहीं कह रहा है ये बात? तो जब चर्चा में आई ये बात कि बच्चा इसलिए नहीं कह रहा है कि उसको तो दिखाई जाती कि ये तुम्हारी फिल्म भी बनी है, अगर तुम बताओगे घर वाले तो तुम्हें, इतने बच्चे की सोच नहीं होती कि मारेंगे तुम्हारे पापा भी और मम्मी भी कि तुम ये क्या काम कर रहे हो। उसको ये समझ नहीं आ रहा है बच्चे को कि मैं कैसे नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ी कर रहा हूँ ये काम। तो बच्चे बताते ही नहीं थे, 2-2 बार बुलाती, 3-3 बार बुला ली, और उनके घर से 1000 इस तरह की पोर्न फिल्में मिली हैं, और इससे ज़्यादा वो कहीं बैंकॉक भेज चुके थे। अरबों रुपए उन्होंने कमाए। अभी तो उनको शायद फांसी वांसी की बात चल रही है, लेकिन बताइए उन बच्चों का क्या? वो एक ट्रॉमा में जी रहे होंगे अब तक भी। कैसे वो बड़े होने तक वो सेक्स जैसी चीज़ से नफरत नहीं करेंगे? उससे बच्चियाँ शामिल नहीं हैं ना, बच्चियाँ नहीं हैं उसमें, मेल, वो मेल हैं। और एप्स्टीन फाइल आप सबके सामने दुनिया भर में खुली हुई है। ये मैं इसको अपने यहाँ एप्स्टीन फाइल कहती हूँ, इंडियन, जो इन्होंने किया है। यह और भी हैं कि मतलब वो जो रेपिस्ट है उसकी तो बात छोड़ दो, लेकिन जो पोर्न फिल्में बनाने के लिए कर रहे हैं, वो चाहे छोटा बच्चा, अगर आपने सुना हो एक बड़ी घटना हुई कि 4 बच्चे गायब हुए दिल्ली के, और बहुत पड़ोस के बच्चे थे जी। लड़के गायब हुए, बहुत ढूंढ बची, पुलिस ने बहुत किया, नहीं मिले। अचानक वो बच्चे आए एक दिन, और बहुत टूटी थकी हालत में आए वो बच्चे, और मतलब नीला उनका चेहरा पड़ रहा था, मारपीट भी की गई थी, काफ़ी कुछ उनके साथ, और वो चल फिर भी नहीं पा रहे थे। जब सच्चाई सामने आई तो ये दहलाने वाली बात थी कि दिन भर में उनके साथ कई बार रेप किया गया, 1-2 बार नहीं, कई बार। और इससे बड़ा आपको बताऊं मैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हमारे यहाँ, 2010 की बात है,
कैसे हुआ ये बात मुझे कभी समझ नहीं आई। सेक्स टूरिज्म मेरे सामने पहली बार आया कि एक महिला मेरे पास आती है और ऑफिस के बाहर गैलरी है हमारे, तो गैलरी में एक बोरा रख देती है, शायद कूड़ा बीनने वाली थी, बोरा सा रख देती है, फिर वो खड़ी रही। मैंने किसी को कहा, मैंने कहा जरा देखो बेचारी खड़ी है, कुछ पैसे ऐसे मांग रही हो तो दे दो, क्या करे, या कुछ कूड़ा मांग रही हो अखबार अखबार दे दो, कुछ दे दो इसे। तो उसने कहा नहीं मुझे उनसे मिलना है, मैं भेज दो। आ गई वो, मैंने कहा बताओ क्या हुआ। बोले जी यहाँ नहीं बता पाऊँगी, मेरे घर चलो। कहाँ है तेरा घर? तो उसने बताया जहाँ हमारे यहाँ बहुत झुग्गी है वहाँ पे। मैंने बिना सोचे में चल दी, ये लोग करते भी रहे, कहीं भी उठ के चल देती हैं, पता नहीं कोई क्या ट्रैप है क्या नहीं है, भाई खतरे में तो हमारा काम रहता ही है। मैं चली गई, मैंने इनसे कहा कि तुम लोग आ जाना मेरे पीछे, मैं जा रही हूँ। वहाँ चली गई तो बहुत लोग इकट्ठे हो गए और मैंने कहा बात क्या है, तब उसने बताया जी हमारे बच्चों को ले गए थे, 18 बच्चे गए थे हमारे यहाँ से, जिनमें से 2 तो आए नहीं, 16 बच्चे वापस आ गए। उनका कौन ले गया था कि जो कोई था जो हमारा भी जानने वाला था, और उसने हमें 30-30 हज़ार रुपये दिए, किसी को 25, किसी को 30 ऐसे दिए, और कहा 15 दिन के लिए ये बच्चे जाएंगे, जो घूमने जाएंगे लोग, बड़े लोग आए हुए हैं, उनका लगेज उठाएंगे और उनके साथ रहेंगे, अच्छे 5 स्टार में 7 स्टार में रहेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, बढ़िया कपड़े दिलाएंगे और ये उनके साथ, और फिर वापस आ जाएंगे। फिर उन्होंने वीडियो दिखाई कि देखो ये रहा तुम्हारा बच्चा, ये इसका बेड लगा हुआ है, ये साहब का बेड है और ये रूम है, खाना खाते हुए दिखाए, बढ़िया खाना खा रहा है, अच्छे से कपड़े पहन रखे हैं, बढ़िया परफेक्ट रह रहा है। एक्चुअली में वो सेक्सुअली यूज्ड हो रहे थे। लड़की बुलाएंगे तो होटल भी एतराज़ करेगा और रेट का भी डर है। मैंने कहा मुझे बच्चों को बात करा दो, कोई बच्चा सामने आने को तैयार नहीं। फिर एक माँ थी, वो लाई अपने छोटे बच्चों को कि जी बच्चों से क्या बात करोगी, क्या बताएंगे, ये तो मरने वाले हैं, ये कोई जिंदा थोड़ी हैं, लो आप देखो। उसने अपने बच्चे की जो इंटरव्यू उतारा, लहूलुहान बच्चा था और उसकी हालत थी कि मुझसे देखी नहीं गई। मैंने कहा पहले से डॉक्टर के लेके जाओ। बोले जी कहाँ ले जाएं, क्या बताएं, सब जगह। मैंने कहा कुछ बात नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, वरना हम कहीं नहीं जा रहे, हम तो छोड़ के जा रहे हैं, बेकार यहाँ कमाने आए, जा रहे हैं हम तो यहाँ से, आसाम के हैं वो लोग और हम यहाँ से चले जाएंगे। मैंने कहा फिर मेरे पास क्यों आए अगर तुम लोगों को कुछ नहीं करना, कि हम तो बताने आए कि इतना भी बुरा होता किसी और के साथ ना हो। और मैंने कहा 2 बच्चे कहाँ गए? बोले जो थोड़े बड़े थे। अब वो 2 बच्चे क्यों नहीं भाग सकते, वापस नहीं आए, उसे 15-16 साल के थे, भाग गए, और आप कैसे उम्मीद ये नहीं कर सकते कि कल वो रेपिस्ट ही बने, जो उनके साथ बीता वो यही करें किसी और को पकड़ के। सही बात कि अगर यही ज़िंदगी है तो जो हमारे साथ हो हम दूसरे के साथ करें, बहुत ख़राब है। और वो जब पहली बार मुझे पता लगा कि सेक्स टूरिज्म है ये, जहाँ मेल चाइल्ड की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है कि असुरक्षित लड़कियाँ ही हैं, लड़के भी आपके उतने ही असुरक्षित हैं। सरकार आंकड़े देती है कि हर 2 घंटे में एक बच्चा गायब होता है, कभी वापसी के आंकड़े भी दे दो, कोई वापस भी होता है। ठीक बात है। लेकिन अतुल जी आखिरी सवाल यही, अभी हम जो हालिया देखा कि महिलाएं इतनी ज़्यादा डेयरिंग हो गई हैं, या महिलाओं से जुड़े हुए इतनी घटनाएं सामने आ रही हैं कि कभी पहाड़ से धक्का दे रही हैं, कभी फर्श में दबा दे रही हैं, ये एक महिलाओं का जो पक्ष आपने दिखाया है जिन पे अत्याचार हो रहा है, ये दूसरी तरह की मानसिक स्थिति, इसको लेके आप क्या सोचती हैं? लोग ये कहते हैं, मैं नहीं, कि अरे इतने वर्षों तक जब आदमी करता रहा तब कोई नहीं बोला, अब आप ऐसे, मुझे डायरेक्टली करते मेरे शहर के लोग, अब आप ऐसे कह रही हैं ये गलत कर दिया। मैंने कहा तो फिर भैया चोरी डकैती, फिर यूं क्यों, वो डाकू थे वहाँ चंबल में और यहाँ तुम भी सब डाकू, जब काम ना मिले, नौकरी ना मिले तो तुम भी डाकू बन जाओ सब, फिर क्या बात है। तो ये मतलब दे दिया, और कितने पुरुषों ने कितनी महिलाओं को धक्के दे के मारा, सांप नीचे रख के मारा, या ड्राम में चिन दिया, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कितनी हिम्मत है कि ड्राम में चिन दिया एक को सीमेंट में करके और घूमने चले गए, इससे ज़्यादा और क्या जाती हो सकती है। तो मैं तो ये सोचती ये टिट फॉर टैट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये उन औरतों की मानसिकता है, प्यार नहीं है, वो एक ऑब्सेशन है। एक घटना आप आज फिर बता रही मुझे, आज फिर हुई है। क्या हुआ? पति को मार के बाथरूम खोदा है और बाथरूम में दबा दिया और ऊपर से फर्श भी कर दिया। तो कोई तो फर्श करने आया होगा, उससे तो फर्श हो नहीं रहा, बढ़िया फर्श हो रहा था। टॉयलेट शीट नहीं हटाई गई, वो ऐसी कैसी वहीं लग रही है, तो किसी ने इतनी बखूबी उसको खोदा होगा तब जाके वो सब किया होगा। और 47 दिन तक थाने में, आगरा की घटना है, थाने में चक्कर काटती रही, मेरा पति गायब है, मेरा पति ढूंढ रहे, रोज रोती रही बैठ के। वो कहाँ से ढूंढेंगे पुलिस वाले, वो तो तेरे घर में, वो तो उसके ही बड़े भाई ने मरने वाले के, उसने कहा कि मुझे इस पर शक है कि सब जरा सख्ती करोगे तो ये बताएगी ये कहाँ है वो, और जरा सी सख्ती में टूट गई कि मेरे बाथरूम में। ये भी महिलाएं हैं, ये भी महिलाएं, बताइए
कितना प्रयास किया होगा, सीमेंट लाई होगी और चीज़ें लाई होगी, वो खोदा होगा पहले, मारने से पहले ही खोदा होगा, मारने के बाद कितने दिन रखेगी, वो चिन दिया नीचे, अब उसका कंकाल मिला है बिल्कुल। सोचिए। ठीक है अतुल जी, आखिरी सवाल, हम समाज में मैं कहाँ सोचती हूँ खड़े हैं? जैसे हम एक ऐसी खाई के मुहाने पे खड़े हैं और ये आप लोग देखेंगे जिसमें धक्का देते हुए जरा सी देर भी नहीं लगनी है, गिर गए हम उस गर्त में जा रहे हैं कि जो हमारे लिए आज भी हमने अपनी पीढ़ियों को अगर नहीं रोका ना, अगली को जो सो कॉल्ड जेंजी है, इस सब से नहीं रोका, ये जो आप लोग कहते हो ना कि माई बॉडी माई चॉइस, आई एम ए प्राउड रंडी, अगर आज भी नहीं रोका तो फिर इस हिंदुस्तान की संस्कृति की तो कोई बात करने वाला नहीं मिलेगा। जैसे पीयूष मिश्रा साहब कहते हैं कि पहले कहते थे कि जैसी बची है वैसी वैसी बचा लो ये दुनिया, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और अब वो भी शायद फ्रस्ट्रेट हो गए, वो कहते हैं कि भगत सिंह गए छुट्टी पे, टॉम क्रूज को ले आओ। बहुत खराब हालात में हम। तो क्या हम समाज के हिसाब से अलार्मिंग सिचुएशन पार कर चुके हैं? पार कर चुके हैं, पार। अब अलार्मिंग की बात ही नहीं है, अब केवल वापस अपनी अपनी पीढ़ियों को लौटा लेने की है। आज भी नहीं लौटा पाएंगे, कुछ नहीं होना। पर आप इतने सालों से काम कर रही हैं, स्थितियां बेहतर हुई हैं और खराब हुई हैं? नहीं खराब हुई है। वो जो कह रहे हैं ना कि हम विश्व गुरु बन गए, मैं तो कहती हूँ ठेंगे पे हैं, कहीं नहीं है विश्व गुरु हम गंदगी पे विश्व गुरु हैं। उस ढेर पे खड़े हैं हम जहाँ सिवा, वो कहते हैं हमारे गांव देहात में कि भूस पे लीपना, कि उड़ेगा नहीं, लेकिन वो उड़ेगा, वो उड़ रहा है, धीरे धीरे उड़ रहा है और लोगों के सामने आ रहा है। आज भी नहीं माने तो बहुत बदबू देगा। लेकिन हमारे दो चेहरे हैं। दो चेहरे, बिल्कुल। हम बहुत अच्छे बन रहे हैं, विश्व गुरु बन रहे हैं, लेकिन वो लोग जिनकी क्षमता है कि हम विश्व गुरु बने और जिनकी नहीं है तो वो रसातल में जा रहे हैं। हर कोई तो नहीं हो सकता। बातें पता ही नहीं चला कब समय बीता, और बातें और आपसे हो सकती है, लेकिन पॉडकास्ट की अपनी बाध्यता है। आपने मेरे लिए समय निकाला मेरे पॉडकास्ट के लिए, थैंक यू सो वेरी मच मैम। आगे भी हम मिलते रहेंगे, ये मुझे यकीन है। थैंक यू सो मच। तो आज का पॉडकास्ट सिर्फ पॉडकास्ट नहीं था, मैंने आपको पहले भी बताया, ये पॉडकास्ट आपको अलार्म करता है। हालांकि अतुल जी कहते हैं हम अलार्मिंग सिचुएशन पार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करके देखिए, क्या पता ये बदरंग होती तस्वीर थोड़ी ही सही सुधर जाए। कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, मुझे आज आपसे कुछ नहीं चाहिए। इस 50 से 55 मिनट को या उससे ज़्यादा समय को आपको देखना है, और ना सिर्फ देखना है, समझना है, और हो सके तो फिर उन लोगों तक भी पहुंचाना है जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। नमस्कार।